पावर स्टार पवन सिंह ने किसके सामने सॉरी सॉरी कहता रू कह के उपेंद्र कुशवाहा से गले मिल गए। पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, बड़ा अजब गजब की चीजें क्या चाहता उन्हें यार कीजिए कि कहाँ गए थे, ये तो यही हैं, यही रहेंगे। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। वाह भाई, इसका मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने हरवाया। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा से गले मिल रहे हैं, वो गले मिलना कम मिल रहा है, वो अपोलोजाइज करना ज्यादा लग रहा है, वो जेस्चर ऑफ एपोलॉजी है, ताकि ये कुशवाहा समाज को मैसेज कहीं न कहीं जाए, भाई हमसे गलती हुई, हम जो लड़े रिबेल हुए, आपके नेता हार गए। कुछ लोग जो हैं वो पवन सिंह को हमेशा ये चाहते हैं, उनका काम बनाने से ज्यादा काम लगाना। भारतीय जनता पार्टी में वो लोग हैं। पवन सिंह को कह दिया गया बीजेपी की तरफ से कि भैया पवन सिंह मुंह मत खोलना, मुंह खोले तो आफत आ जाएगी। वो आफत बीजेपी पे आएगी, पवन सिंह पे आएगी, उपेंद्र कुशवाहा पे आएगी, पता नहीं। क्या उनके ऊपर भी खुलासा होगा? कौन है वो झा जी? क्या वो झा जी तेज प्रताप यादव के करीबी हैं? नाम मत भाई, ये क्या है, ये नाम लिखवाते हैं। 5000 करोड़ उन्होंने पिछले 20 साल में बना दिया। उनके मॉल हैं, फ्लैट्स हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि झा जी भी लपेटे में आ जाएं। कि अब भारतीय जनता पार्टी इस चीज में नहीं फंसना चाहती कि जो प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं वो उसमें उलझना नहीं चाहते। उनको लगता है कि अगर इसके जवाब दिए जाएंगे तो मामला और उलझता जाएगा। चुप्पी साधने के इल्जाम क्यों लग रहे हैं? सम्राट चौधरी पर बोलने वाले, शिल्पी गौतम हत्याकांड पर बोलने वाले और तमाम गड़े मुर्दों को उखाड़ने वाले प्रशांत किशोर अपना कैंपेन चला रहे हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और कानून तोड़ने के खिलाफ। तो काउंटर में उदय सिंह पर सवाल आता है, लेकिन चूंकि उदय सिंह इतने करीब हैं और इतने महत्वपूर्ण हैं, उनको तो वो आप डिफेंड ही कर सकते हैं या कुछ कर नहीं सकते हैं। अभिनेता ऐसा कि दुर्घटना के 3 दिन बाद जाकर एक छोटे से वीडियो के पीछे जाकर छुप गया, नहीं ली जिम्मेदारी 41 मौतों की। हर पार्टी मुझे लगता है विजय से डरती है और इसी वजह से विजय का नाम उस एफआईआर में नहीं है। इसी वजह से उस तरह की कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है जिस तरह से होनी चाहिए। 41 लोगों की मौत हुई है। बोल रहे मेरे विजय भैया अपने परिवार में एक सदस्य समझ रहे हैं, लेकिन विजय करूर में जैसे ये सफल हुआ, वहां से त्रिची चले, चार्टर्ड फ्लाइट ले गए, चेन्नई आ गए। महिला ने बोला कि नहीं, मुझे एक बार देखना है और अपने बच्चों के साथ एक बेटा 2 बेटियां, 2 बेटियां गुजर गई हैं। बेटे को उसने अपने छाती से लगा रखा, 3 घंटे तक वो बच्चा बेहोश रहा, उसके बाद होश में आया। अगर आपको पता अगर मुझे देखकर अगर आप नेता नगरी का एपिसोड पहले ही देखने से पहले ही बंद कर दे रहे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि पावर स्टार पवन सिंह ने किसके सामने सॉरी सॉरी कहता रू कह के उपेंद्र कुशवाहा से गले मिल गए। आपको नहीं पता चलेगा कि पिछली बार जब उनको आसनसोल से टिकट मिला था तो बिहार के ही किस नेता ने अड़ंगा लगा दिया था। आपको नहीं पता चलेगा कि जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर कितना पैसा कमाते हैं। आपको नहीं पता चलेगा कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके निशाने पे कौन सा नेता होगा। ये भी नहीं पता चल पाएगा आपको कि प्रशांत किशोर अपने किस नेता की उम्र पर और किस नेता की कमाई पे और किस नेता के काम पे सवाल उठता है तो चुप हो जाते हैं। नहीं पता चलेगा कि राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के घर पर हो रही शस्त्र पूजा में कौन कौन पहुंचा था और वीडियो क्यों बनाया गया। और आपको नहीं पता चलेगा थलपति विजय की जिम्मेदारी क्या है। हम 2 अभिनेताओं से बातचीत शुरू करेंगे, एक जिसने विवादों का सहारा लेके राजनीति पकड़ी और एक जिसने राजनीति में एंट्री ली तो विवादों ने साथ नहीं छोड़ा। और अभिनेता ऐसा कि दुर्घटना के 3 दिन बाद जाकर एक छोटे से वीडियो के पीछे जाकर छुप गया, नहीं ली जिम्मेदारी 41 मौतों की। शुरू करते हैं आज का नेता नगरी। सबसे पहले बात बिहार पे, जिस पे बात करने के लिए हमारे साथ बड़े खूबसूरत गेस्ट हैं। हमारे साथ हैं इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हुए संतोष जी, पटना से पुष्यमित्र जी जुड़े हैं, इंडिया टुडे के स्पेशल करस्पॉन्डेंट। हमारे साथ जुड़े हैं कन्हैया भिल्लारी, स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ। और साथ में हमारे 2 इन स्टूडियो गेस्ट हैं, एक हैं पंकज झा जो ललन टॉप के सीनियर पॉलिटिकल एडिटर हैं, और एक तरफ है हिमांशु। इन सबके बीच में हूँ मैं। बहुत सारा ज्ञानार्जन और बहुत सारा सूचनार्जन करने की कोशिश होगी।
सबसे पहले बात संतोष जी से करेंगे। संतोष जी कैसे हैं आप? अच्छे सिद्धांत। यहाँ पर दिल्ली में 3 फैक्टर जो हैं बार बार गिनाए जा रहे हैं इस हालिया घटनाक्रम के बीच में। नंबर 1 पवन सिंह, नंबर 2 प्रशांत किशोर, नंबर 3 10,000 रुपए। हालिया घटनाक्रम कुछ ऐसा बदला है। महिलाओं को 10,000 दिए गए रोजगार योजना के तहत। पवन सिंह फिर से बीजेपी में चले गए, पता नहीं बीजेपी से गए कब थे, लोग ये पूछ रहे हैं। और पीके ने तमाम पुरानी परतें उधेड़ी हैं। पीके को एक सवाल पे उखड़ाने वाले पंकज जी मौजूद हैं, हम उनके पास आएंगे। आप बताइए सर, पवन सिंह और शाहबाद, ये पूरा जो जोन है, हम चाहते हैं थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करें कि जिसको लेकर बीजेपी इतनी चिंतित है। लोकसभा सीटें गंवाने वाले, खोवा देने वाले पवन सिंह के हाथों कुशवाहा से मुलाकात करवाना, फिर जेपी नड्डा और अमित शाह से मिलना और फिर ये ऐलान करना कि वो कहीं गए ही नहीं थे। बताइए सर, हुआ क्या? देखिए, स्टार्ट मैं इसका अगर करता हूं तो अगर आप 2010 से स्टार्ट करते हैं, जबकि 206 सीटें आई थी 243 सीट्स में, शाहबाद के 22 सीटों में से शाहबाद जब हम कहते हैं 4 जिले आते हैं, भोजपुर जिसका कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आ रहा है, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये 4 जिले, इसमें 22 असेंबली सीट्स है। इसमें 17 सीटें जीती थी उन्होंने 2010 में। 15 में गठबंधन का स्वरूप बदलता है, नीतीश कुमार उस कैंप में चले जाते हैं, आरजेडी की तरफ, महागठबंधन की तरफ चले जाते हैं। ये टैली उनकी हो जाती है 17 से 5। फिर 2020 आता है, 20 में ये सीटें 2 हो जाती है, बढ़ारा और आरा 2 सीटें जीतती है। बाद के उपचुनाव में रामगढ़ की सीटें उनके पास आ जाती है, कुल सीटें 3 हो जाती है। अब इस बैकग्राउंड के बाद हम आते हैं लोकसभा पर। 2024 की लोकसभा में आप अगर देखें कि एनडीए की 239 से लेकर के उनकी टैली एकदम घटती है, 30 की तरफ आ जाती है। उसमें शाहबाद इनका सबसे बड़ा कमजोर क्षेत्र आता है। शाहबाद और आधा मगध। आप पाटलिपुत्र से शुरू करते हैं, पाटलिपुत्र सीट हारते हैं, आप आरा हारते हैं, वहां आपके हेवीवेट आरके सिंह हार जाते हैं। उसके बाद बक्सर हारते हैं, सुधाकर सिंह जीत जाते हैं, आप सासाराम हारते हैं। फिर आप इधर सटा हुआ औरंगाबाद हारते हैं, फिर जहानाबाद हारते हैं। ये सारे कमजोर आपके पक्ष हैं। तो विधानसभा की हार, लोकसभा की हार, उसके बाद इनको लग रहा है कि ये इस एरिया को हम इम्प्रूव कैसे करें, खास करके कि सीपीआई एमएल का वहां बढ़ता प्रभाव है। सीपीआई एमएल ने 2 सीटें काराकाट में हेवीवेट कुशवाहा को हरा करके उन्होंने जीता, और इधर आरा में आरके सिंह को हरा के जीता, आरके सिंह को हरा के। तो अब पवन सिंह पर आते हैं। पवन सिंह क्यों इंपॉर्टेंट है? पवन सिंह इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि पवन सिंह की तरफ से, पवन सिंह और कुशवाहा दोनों, उपेंद्र कुशवाहा और कुशवाहा एज ए कास्ट, एज ए सोशल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। पवन सिंह एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं, एक्टर हैं, और आप 90 से स्टार्ट कर दिया था। 97 में इनका पहला एल्बम वो धनिया करके आया, धनिया वाली करके आया था। 2008 में 2008 में लगावेलू लिपस्टिक से बहुत ज्यादा इंटरनेशनल फेम के हो गए। उसके बाद इनका ग्राफ बढ़ता गया, और अब चूंकि अब कास्ट की बात हो रही है तो अब सजाती अपर कास्ट राजपूत से आते हैं। तो ये देख रहा है कि उनकी नाराजगी के कारण सिर्फ वो काराकाट ही नहीं हारे, पूरा शाहबाद का क्षेत्र हो, आरा हो, बक्सर हो, उस पर असर पड़ा उनके कारण से, पवन सिंह फैक्टर का। और जबकि मैं ये भी जोड़ता हूं कि इनका कास्ट के अक्रॉस द कास्ट एंड रिलीजन इनकी फॉलोइंग है, जिनको पावर स्टार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी सभाएं मैंने अटेंड की है, डिलीरियस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, डिलीरियस क्राउड अटेंड लोगों ने किया। तो अब बीजेपी को ये लगता है, खास करके उस क्षेत्र में आरके सिंह जो उनके 2 टाइम के एमपी, फॉर्मर मिनिस्टर नाराज चल रहे हैं, तो उस गैप को पाटने के लिए और शाहबाद में फिर से एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, जिसमें कि अपर कास्ट राजपूत और कुशवाहा करीब 22 सीटें, शाहबाद की 4 सीटें, मगध की 26 ऐसे सीटें हैं, इनमें दोनों जातियों का असर है। तो इस प्रकार राजपूत और कुशवाहा कॉम्बिनेशन को किस तरह से फिर से री एस्टेब्लिश की जाए। आप देख रहे हैं जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा से गले मिल रहे हैं, वो गले मिलना कम मिल रहा है, वो अपोलोजाइज करना ज्यादा लग रहा है, वो जेस्टर ऑफ एपोलॉजी है, ताकि ये कुशवाहा समाज को मैसेज कहीं न कहीं जाए, भाई हमसे गलती हुई, हम जो लड़े, रिबेल हुए, आपके नेता हार गए, ये नंबर 3 पर के उपेंद्र कुशवाहा आ गए थे,
तो ये पवन सिंह के आने से बीजेपी की एक ये उनका सोच है। और बीजेपी ने, आपने देखा हाल में अमित शाह यहाँ आए हुए थे, डेरी ऑन सॉन, एक दोहतास का एक टाउन है, वहां सभा उन्होंने की थी। शाहबाद के जितने भी जिले हैं वहां के कार्यकर्ताओं को बुला करके उन्होंने सभा की। और उस चीज को सबसे बड़ा जो एक चुनाव की बिगुल कहिए कि फोकस करने की बात वो शाहबाद क्षेत्र से करते हैं। तो पवन सिंह का इंपॉर्टेंस ये है कि कैसे प्रकाश राजपूत और ओबीसी को लव भी जोड़ लीजिए, कोरमी कोयरी का कॉम्बिनेशन, तो इन दोनों वोट को समायोजन। और डोंट फॉरगेट, इस कड़ी के बीच में नेवर फॉरगेट सीपीआई-एमएल का आधार वोट जा रहा है। एकवारी गांव के ही जगदीश मास्टर थे, उसी परिवार से आते हैं भगवान सिंह कुशवाहा, जिसकी सीपीआई-एमएल के बैकग्राउंड से उस एरिया के नाते आते हैं। तो एक आधार वोट उनका, एक वोट जो कि एनडीए ने वोट को अर्जित किया था नीतीश कुमार के नेता बनने के बाद, फिर उपेंद्र कुशवाहा अपनी कंस्टिट्यूंसी बनाते हैं। 2020 में उपेंद्र कुशवाहा ने उस इलाके में काफी डेंट किया था नीतीश को। लोग चिराग फैक्टर की बात करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, भले ही उन्होंने सीटें नहीं जीती हो। आपने जो आलिंगन की भंगिमा की बात की, हमारे यहाँ कहा जाता है कि गले लगते समय जो ज्यादा झुक रहा है तो समझ लो बस पैर ही छूने वाला है। अगर आप पवन सिंह की और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीरें देखें तो लगभग उपेंद्र कुशवाहा को धड़ से लपेटे हुए हैं पवन सिंह, लग रहा है कि बस घुस के पैर ही छूने वाले हैं। ऋतुराज सिन्हा का बार नाम हो रहा है कि विनोद तावड़े से मुलाकात उन्होंने नहीं करवाई, पवन सिंह से भी मुलाकात उन्होंने नहीं करवाई। लेकिन हमारे यहाँ चलन है, जब मीटिंग्स होती हैं तस्वीरें आती हैं और वीडियो आता है म्यूट करके, वीडियो के साउंड नहीं आते। बात क्या हुई? उपेंद्र कुशवाहा रेडी कैसे हुए? नहीं, बात तो आपने सही लैडर बताया, ऋतुराज सिन्हा, विनोद तावड़े और फिर धर्मेंद्र प्रधान, यही लैडर है। इसी लैडर के थ्रू चैनल हुआ। और पिछली बार भी हम लोग चर्चा कर चुके थे पवन सिंह के बारे में। वो आना चाह रहे थे, उनकी क्या शर्तें हैं, चुनाव लड़ेंगे, एक बहुत सारी संभावना बन रही है कि आरा से लड़ें, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लड़ेंगे, स्टार कैंपेनर के रूप में लड़ेंगे। मेरी सोच है कि हो सकता है वो लड़ें और 4 बरस में इनके लिए लोकसभा के लिए भी ग्राउंड वो प्रिपेयर अपने लिए कर लें। अब पवन सिंह के दिमाग में क्या चल रहा है, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। जहां तक झुकने वाली बात रही, आप इस पे पॉलिटिक्स में देखिए, ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिल से झुके थे, ये प्रायोजित तरीके से झुके थे, वो पवन सिंह जान रहे होंगे या कुशवाहा जी जान रहे होंगे, तो हम लोग नहीं जानते हैं, ऑप्टिक्स की बात करें। लेकिन एक सोशल मीडिया के दौर में एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्टिक्स तो गया कि दैट he has said sorry, he has said a big sorry to कुशवाहा। और कुशवाहा जी का मैंने कुछ दिन पहले आइडिया एक्सचेंज में इंटरव्यू लिया था, मैंने कहा, पूछा था डायरेक्ट क्वेश्चन कि डज पवन सिंह फैक्टर स्टिल हर्ट यू? तो उन्होंने कहा नहीं, उस हर्ट की बात नहीं है, पॉलिटिक्स में एक लंबा गेम होता है, समय समय पर बदलता है। और उन्होंने बहुत ही कर्ट कहा कि देखिए, एनडीए के जो भी नेता मंच होंगे उनके साथ शेयर करेंगे, कोई भी एनडीए के नेता आता है, ही ब्रिंग्स वैल्यू टू एनडीए टेबल। और फिर कहा, पूछा गया उनसे कि आप मंच शेयर करेंगे, कहा कि जो भी एनडीए के नेता मंच पर होंगे उनके साथ हम मंच शेयर करेंगे जिससे कि एनडीए मजबूत हो। तो वो भी कॉशियसली बिहेव कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने, वो लगता है कि पवन सिंह ला करके उन्होंने एक डाइस चल दिया है। और अब देखते हैं कि अब पब्लिक के बीच में ये मैसेज कैसे जाता है। मैं हिमांशु भाई के पास आऊंगा। हिमांशु भाई, पवन सिंह से जुड़ा किस्सा एक आप बता रहे थे, उनकी एक पारदर्शी कप में एक कोई चाय पीते हुए तस्वीर थी, क्या किस्सा है उसका? ये 2018 की बात है। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए हुए थे। अच्छा। और ये दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में एक जनरल सेक्रेटरी के रूम में बैठे हुए थे। उन्होंने ग्रीन टी पी और उस ग्रीन टी को जो है वो पीते हुए उनका कोई फोटो खींच लिया किसी ने और वो वायरल हो गया, ये कहते हुए कि पवन सिंह जो हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। और उसको वायरल कराया गया उन लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह जो हैं वो आए। क्योंकि आप देखिए, उसके बाद निरहुआ ने जो है उपचुनाव लड़ा, खेसारी लाल कैंपेन करने आए 2020, लेकिन पवन सिंह को लेके ये हमेशा रहा कि उनकी एंट्री ना हो। तो कुछ लोग जो हैं वो पवन सिंह को हमेशा ये चाहते हैं, उनका काम बनाने से ज़्यादा काम लगाना भारतीय जनता पार्टी में वो लोग हैं। और क्योंकि पवन सिंह जिस जिले से आते हैं वो रोहतास के आसपास का ही है, सॉरी आरा का, तो वहाँ उनको ये लगता है कि इनका काम लगाओ, नहीं तो ये ज़्यादा हमसे पॉपुलर हैं। ये एक कहीं ना कहीं
मैसेज वो देना चाहते रहे। और इसीलिए आप देखिए कि पवन सिंह अगर 24 के चुनाव में उनको टिकट भी दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो वो आसनसोल से दिया था बंगाल में। और फिर उनके गानों को जिस तरीके से आया कि किस तरीके के गाने उन्होंने गाए, महिला विरोधी, और वो सब, फिर उनकी टिकट वापसी हो गई, फिर वो चुनाव लड़े काराकाट जाके। तो ये तमाम चीजें थी। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि पवन सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आए। मतलब हिमांशु भाई, अगर आपकी बात का मैं एक शब्दान्वेषण करूं तो पवन सिंह बिहार से चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसके लिए उनको टिकट दिया गया बिहार से बाहर का। सिद्धांत, मैं एक और चीज जोड़ता हूं उसमें। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पवन सिंह फिर उन जनरल सेक्रेटरी के घर पे हमसे मिले। अच्छा। हम भी वहीं थे। अच्छा। और दोनों ही घटना में मैं, क्योंकि उस रूम में ही था, तो हमने कहा कि क्या है, तो बोले यार बड़ा मुश्किल लग रहा है कि बिहार से हमारा टिकट नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते थे। कुछ लोग चाहते थे वहां से चुनाव लड़े जहां वो जीतने की संभावनाएं कम हो। तो हम सब जानते हैं कि आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा उपचुनाव जीत कर आए थे और फिर टीएमसी ने उनको उम्मीदवार भी बनाया। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए यह था कि वहां जाएं, और टीएमसी एक बढ़िया वहां पर जिस तरीके से, और शत्रुघ्न सिन्हा खुद पूर्वांचलियों में एक सुपरस्टार रहे हैं, तो क्या रास्ता ये था निपटा दिया जाए किसी तरीके से। क्या बिहार के अतरवलिया से ही, अतरवलिया गांव से आने वाले एक बड़े सिंगर, एक्टर और सांसद की बात तो नहीं कर रहे हैं? अब वो पवन सिंह भी जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं जो उनका काम लगाना चाहते हैं। पंकज जी, क्योंकि उनकी दुश्मनी सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है, जिस फील्ड से वो आते हैं, यानी भोजपुरी जो सिनेमा है, वहां से उनकी जो लड़ाई है वो आज की नहीं है। वो कई मतलब ये कहें कि 1.5 दशक पुरानी लड़ाई है। तो उस कारण शायद पवन सिंह को इतना खामियाजा जो है अभी तक भुगतना पड़ा। लेकिन बिहार चुनाव है और पवन सिंह की एक फैन फॉलोइंग है, जिस तरीके से उन्होंने वहां पे चुनाव लड़ा और 2 लाख से ज्यादा मत लेकर दूसरे नंबर पे रहे और उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पे ढकेला। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती समझती है। जब वो चुनाव भी लड़ रहे थे तो दबाव में उनके ऊपर जो है उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। चाहे भले ही विनोद तावड़े ये कहें कि वो पार्टी में थे और रहेंगे, थे, कहाँ गए थे? जहां गए थे उनको भी पता है कि चुनाव लड़ा था और कहाँ गए थे। लेकिन क्योंकि चुनाव होता है और चुनाव में ये कह सकते हैं कि मजबूरी का नाम हम सब जानते हैं। अच्छा, नेता नगरी के बहुत सारे दर्शक जानते नहीं होंगे कि हिमांशु भाई भी एनआरबी हैं, नॉन रेजिडेंट बिहारी हैं, एक पुरखों के रूट से जुड़े रहे हैं बिहार से। सही कह रहा हूँ ना? नहीं, मैं, हाँ, हम एनआरबी हैं और नॉन रेजिडेंट बिहारी हैं। मेरा जो घर है, हमारा पुश्तैनी, वो गया में है। टिकारी एक जिला है, गया में, सॉरी, टिकारी एक जगह है, वहां पर कस्बा, उस टिकारी नरेश के बिल्कुल जो उनका महल है उसके साथ एक गांव है टिकारी, तो वहां के हम हैं रहने वाले। अच्छा, और अभी जलालपुर गांव है। अच्छा, और हिमांशु भाई जिस अदावत की बात कर रहे थे भोजपुरी इंडस्ट्री में, बीजेपी के 2 बड़े नेता हैं, मनोज तिवारी और रवि किशन। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान रवि किशन ने मनोज तिवारी से घूसा खाने से इनकार कर दिया था। शूटिंग हो रही थी और एक एक्शन सीक्वेंस शूट होना था दोनों लोगों के बीच में, और रवि किशन ने डायरेक्टर को बोल दिया कि नहीं, मैं घूसा नहीं खाऊंगा। तो मैंने एक इंटरव्यू में रवि किशन से पूछा कि ये हुआ था? तो रवि किशन ने बोला कि हाँ हुआ था, क्योंकि मैं मनोज तिवारी से सीनियर हूँ, इंडस्ट्री में तो सीनियर हुई, पॉलिटिक्स में भले वो सीनियर है, इसलिए मैं तो घूसा नहीं खा सकता था। और पवन सिंह पे बात करने के लिए अब हम चलते हैं पंकज जी के पास, जिन्होंने कुछ दिनों पहले वो तस्वीर देखी थी पारदर्शी कप में ग्रीन टी पीते हुए, और उन्होंने कहा कि वो भी कुछ बताना चाहते हैं। पंकज जी। नहीं, हम कहानी को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, जो अभी संतोष भाई जिक्र कर रहे थे, उसके बाद में पवन सिंह की हाल की लखनऊ की भी कहानी बताएंगे। प्लीज। पहले तो जो गले मिलते हुए आप वीडियो की बात कर रहे थे ना, तो गले नहीं, पाँव छू के आशीर्वाद भी लिया पवन सिंह ने, और उसके बाद पवन सिंह को कह दिया गया बीजेपी की तरफ से कि भैया पवन सिंह मुंह मत खोलना, मुंह खोले तो आफत आ जाएगी। वो आफत बीजेपी पे आएगी, पवन सिंह पे आएगी, उपेंद्र कुशवाहा पे आएगी, पता नहीं, क्योंकि कल वो थे लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ गए पवन सिंह साहब, तो उन्होंने अपने जो कुछ दोस्तों को भी कहा कि भैया हम आवत हैं वहाँ पे, मतलब आजकल वो लखनऊ में रह रहे हैं, वहाँ अंसल सिटी में, और उन्होंने एक नई गाड़ी चमचमाती भी खरीदी है, लैंड क्रूजर गाड़ी खरीदी है उन्होंने, सफ़ेद कलर की गाड़ी का नंबर उन्होंने 0009 लिया है।
बड़ा पूजा धूजा के साथ। कल विजयादशमी था ना, तो मुहूर्त भी अच्छा था, दिन भी अच्छा था। अपनी माँ के साथ गए, गाड़ी खरीदी, केक काटा, केक खाया, केक खिलाया। कहा जा रहा है कि इसी गाड़ी से बिहार में वो निकलेंगे, एकदम रौला करेंगे चुनाव प्रचार में। मुझे ऐसा उन्होंने अपने दोस्तों को बताया। अच्छा, तो ये पवन सिंह जी की कल वाली लखनऊ की कहानी है। और उससे पहले हम बात कर रहे थे ना कि उपेंद्र कुशवाहा जी से करीब हफ्ते भर पहले पटना में मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, तो जो संतोष भाई बिहार के दौरे पे थे। हाँ, तो जो संतोष भाई कह रहे थे, उस बात का दर्द जो है ना काराकाट की हार का, वो दिल में उनके बैठा हुआ है। अब थोड़ा सा कुरीदिए, बड़े संवेदनशील है, नाप तौल के बोलने वाले आदमी उपेंद्र कुशवाहा जी आमतौर पे। तो बोले, एक उनका बयान पहले आया था कि अगर हम डूबे तो सब डूब जाएंगे। फिर उन्होंने कहा भी कि घात का प्रतिघात भी होता है। मतलब उस हार का जिक्र वो बात बात में 10 मिनट बैठिए तो ले आते हैं। इस बात की टी सुनी लगातार बनी हुई कि भाई काराकाट में अगर पवन सिंह नहीं आते तो शायद वो जीत जाते। अब पवन सिंह की वजह से अगल बगल की सीटें हारी गई। हुआ वो पुरानी कहावत है ना कि माया मिली न राम, तो ठाकुर चले गए उधर। कुशवाहा को लगा कि भाई सब पवन सिंह की तरफ हो गए, तो चलो हम भी अपना हिसाब बराबर कर लेते हैं। तो आस पड़ोस की लोकसभा सीटों पर उन्होंने भी काम बिगाड़ दिया। तो नतीजे चाहे जो भी रहे, किसकी वजह से क्या हुआ, और पवन सिंह आ जाएंगे तो बीजेपी के अच्छे दिन आ जाएंगे, सब कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ऐसा संकेत दिया जा रहा, ऐसा ऑप्टिक्स बनाया जा रहा है कि पवन सिंह आए हैं, कुशवाहा जी भी मान गए हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। अभी कंसेंसस बन गया है पवन सिंह को लेके बीजेपी के अंदर। खेमेबाजी तो हो ही रही है, अभी भी खबरें आ रही हैं। कंसेंसस बन गया है कि नहीं? बिहार के सारे नेता एक पेज पे आ गए हैं कि नहीं? बीजेपी के खाटी नेता खुद ही हिमांशु भाई कह रहे थे बीजेपी के नेता, और यहाँ तो एनडीए की हम बात कर रहे हैं ना, बीजेपी ही नहीं, सब लोग एक पेज पे आ जाएं ऐसा लगता नहीं है मुझे। अंदर में तो जो है वो बना रहेगा। हाँ, लेकिन ये है कि मंच पर साथ साथ नजर आए, इतना जुगाड़ कर लिया गया पार्टी की तरफ से। नहीं, वो उसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को। जैसे चिराग पासवान को मनाना पड़ा कि आप जो है आउट ऑफ द बॉक्स जाके स्टेटमेंट मत दीजिए। जिस तरीके की उनकी 1.5-2 महीने पहले जिस तरीके से वो बयान देते थे बिहार सरकार के खिलाफ, कानून व्यवस्था को लेकर, वो तमाम चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से उनको संदेश दिया और समझाया कि आप जो हैं वो इस तरीके के बयान देंगे तो नुकसान होगा। लेकिन आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले वो एक अपने पार्टी के कार्यक्रम में थे, वहाँ सभी उनके नेताओं ने ये कहा कि जो है मुख्यमंत्री पद के चेहरे कौन है, वो चिराग पासवान है। और अभी भी सीटों को लेकर, एडजस्टमेंट को लेकर बातचीत चल रही है। आज भी मेरी किसी एक जेडीयू के नेता से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से तो देखिए हमने तय कर लिया है कि कैसे सीटों पे होगा, लेकिन चिराग पासवान को मैनेज करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, उपेंद्र कुशवाहा को वो करेंगे, क्योंकि हमारा जो अलायंस है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है जी। अब उनको मैनेज करने का क्या है वो देखें, क्योंकि पंकज जी भी हैं, आप 2020 में जब चुनाव हुआ था जी, तो जितिन राम मांझी जो हैं वो नीतीश कुमार के खाते में आए थे और मुकेश साहनी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में गए, जिसपे 13 सीटों पे उन्होंने बार्गेन किया था। तो ये कहीं ना कहीं है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है, चिराग पासवान से बात कर रही है, जितिन राम मांझी से बात हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा से बात कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर एक फाइनल फिगर पे तय हो जाए, और उसके बाद अगले 2-3 दिन में एनडीए की एक बैठक होगी जिसमें सीट शेयरिंग के साथ साथ ये भी तय होगा कि कौन किस सीट पे लड़ेगा और कौन सा उम्मीदवार, क्योंकि कई सर्वे हो चुके हैं, कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी का किस सीट पे लड़ेगा तो ज्यादा जो है वो आसानी रहेगी जीतने में। उस पर आते हैं। सीट कटने की भी खबरें हैं, कन्हैया जी के पास चलते हैं। कन्हैया जी, क्या लग रहा है शाहबाद में क्या होगा इस बार? क्या इस बार पवन सिंह वो पिछले 2-3 चुनावों से लड़खड़ाती हुई और लीक करती हुई नाव को थोड़ा सा बचा ले जाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है, कहीं से भी नहीं लगता है, कदापि नहीं लगता है। काहे? और पवन सिंह को चूंकि केवल शाहबाद को ही ध्यान में रख करके नहीं लाया गया है, इसलिए इसका जवाब आपको दूंगी कि हमेशा मतलब वो चीज नहीं है जो पवन सिंह थे। मैं बबूर तक हमेशा आम नहीं मिल जाता है, कबो कबो कोई आम फेंक जाता है, मिल जाता है, ये समझ लीजिए। बबूर के पेड़ तक आप नहीं मिलता है। और पवन सिंह को केवल शाहबाद को ही ध्यान में रख करके नहीं लाया जाता है, केवल लाया गया है केवल आरके सिंह का जो आक्रोश है, रोष है, नाराजगी है, वही देख करके नहीं लाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा को खुश करने के ही लिए नहीं लाया गया है, इनको लाया गया है टू किल
2-3 बर्ड्स विथ वन स्टोन। अच्छा, एक तो हो गया आर.के. सिंह, दूसरा उधर से गंगा पार करके इधर आ जाइए सारण में, जहां रूढ़ी जी नाराज चल रहे हैं, बुलंदी के साथ नाराज चल रहे हैं, खुल्लम खुल्ला चल रहे हैं, धरे पर्दा नहीं चल रहे हैं, खुल्लम खुला चल रहे हैं, राणा संगा जय संगा कर रहे हैं, देख रहे हैं। वो कह भी रहे हैं कि मुझे कोई भी जिम्मेवारी बड़ी दी जाएगी मैं नहीं लूंगा। बेइज्जती की भी हद होती है। चलिए, दूसरी चिड़िया हो गई राजीव प्रताप रूडी, और फिर दो को तो मैंने 2 हो गए, उपेंद्र कुशवाहा तो मान ही गए, तो 3 नहीं हो गए। 3 को नहीं साध लिया उन्होंने, लेकिन साध लिया तो क्या सफल होंगे पवन सिंह? क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता है कदापि। मैंने बता दिया कि नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है कि देखिए, एक किस्सा मैं भी बता देता हूँ, लोग किस्सा बता रहे हैं। इस तरह से पॉपुलर होना फिल्म के मार्फत से, मैं एक कार्यक्रम करा रहा था, किताब का विमोचन करा रहा था 2009 में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2010। बिस्मिल्लाह खान जी पर था किताब। उसमें नीतीश कुमार ने जो लोकार्पण विमोचन क्या होता है वही कर रहे थे, संचालन मैं कर रहा था। मेरे बगल में प्रशांत की ये कौन झा हैं, वो प्रकाश झा बैठे थे। जगदानंद, क्योंकि नीतीश का था कि जगदानंद को किसी तरह आप मिला लीजिए मेरे साथ। प्रभुनाथ सिंह राजपूत को मिला ही लिए हैं, आनंद मोहन से बात हो ही गई है। जगदानंद उस समय लोकसभा का मेंबर हो गए थे। अली अनवर थे, ये भी बन गए थे आपको MP। सब लोग को बैठाए हुए थे। तो नीतीश कुमार, हरिवंश भी थे, हरिवंश जी हरिवंश ये भी थे, सबको बुलाए थे। और एक मुरली श्रीवास्तव हैं, उन्होंने ही लिखा था। अभी एक और किताब लिखा है 2-3 दिन पहले लिखा। ये वही किताब की बात कर रहे हैं क्या, गूंज उठी सहनाई, जो अब आपका नहीं याद, हमारा नीचे पड़त, लेकिन वो तो बताया। नीतीश जी ने प्रभात झा से पूछा, तो कहा सही बताइए, इतना बढ़िया आप डायरेक्टर हैं महाराज लेके, दोनों आदमी को अगर बगल बिठा दिए थे, काहे भी ये झूठ मूठ के जान देते हैं जी, बिना माने मतलब के ये पॉलिटिक्स के चक्कर में आप पूरा अपने को बर्बाद कर लेते हैं, है ना। ये सब का मत कीजिए आप। आदमी को जिसमें मजा आता है, जुनून आता है, वही करना चाहिए। बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्म बनाते हैं हम लोग। पॉलिटिक्स में देखिए जुनून है, हम लोग को रहने दीजिए, आप जाइए। दादा, जब 2014 में फिर जेडीयू से लड़ गए टिकट, तब मैंने पूछा था कि यदि उतना दिन समझाए थे आपको मुख्यमंत्री, फिर भी आप समझे नहीं, आप राजनीति में आइए गए, तो कहे कि भेलारी भाई, भोजपुरी में बतियाते हैं हम लोग, वही फोन करके कहे कि आकर लड़ जाइए। अच्छा। नीतीश कुमार बोले कि क्या कर रहे हैं, कुछ है, अरे मोदी को हराना है, आइए ना, इस बार हम जिताते हैं आपको। देखिए पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, बड़ा अजब गजब की चीजें, क्या चाहता उड़ेंगे यार कीजिए कि कहाँ गए थे, ये तो यही हैं, यही रहेंगे, माने वही थे हैं। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। वाह भाई, इसका मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने हरवाया। अच्छा, हरवाया, इसका मतलब तो यही ना है। और उपेंद्र कुशवाहा कहते भी रहे हैं, खुल करके नहीं बोले कि हमको, ये तो बात है ना कि भाई हमको, अब तो आप हमको अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, वो ये कहते रहे हैं। हिमांशु भाई कुछ कह रहे हैं। जी हिमांशु भाई। नहीं, जो बेलारी साहब कह रहे हैं वो सही है ना, क्योंकि आरा से चाहते थे वो पहले टिकट, आरा की जगह वो आसनसोल टिकट मिला, फिर उनको विड्रॉ कराया गया, उनको नाम वापस हुआ, फिर वो जाके काराकाट से क्यों लड़े। एक अगर मैं कहूं कि जाति पर जाएं तो कुशवाहा के खिलाफ जाके क्यों लड़े, तो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही उनको पंप दिया होगा और बताया होगा कि जाके यहां से लड़िए, क्योंकि अगर वो चुनाव जीत जाते तो इस विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की एक बार्गेन पावर और बढ़ती। उस नजरिए से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ चीजें हैं कि पवन सिंह को काराकाट जाके चुनाव लड़ा उन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, पवन सिंह भी हार गए,
उसका फायदा तीसरे आदमी को मिलता है। लेकिन सवाल ये जरूर है कि कहां, कैसे, किस के कहने पे जो है पवन सिंह काराकाट गए। आरा से लड़ सकते थे वो, या किसी और सीट से भी लड़ सकते थे। संतोष भी सीट का सिलेक्शन क्यों? वो जो है, हमको लगता है 2 महीने हो गया, दिल्ली में नोएडा में जो आरके सिंह का घर है वहां गए थे मिलने के लिए। उसी समय हमको लगता है वहां लिए हैं, हाल ही में आरके सिंह अपना घर लिए हैं, बनवाए हैं, जो भी फ्लैट लिए हैं। तो छत पर लोग घूम रहे थे, बतिया रहे थे। तो इन लोगों ने तब मन बना, मैंने बातचीत जो हुई, जो मुझे जानकारी है कि देखिए कैसे आपको भी हरवाया गया, मुझे से तो टिकटें छीन लिया, हम तो पता नहीं, अरे वो गाना गा दिए, 2 गाना गा दिए। तो बहुत सारे लोग बहुत गाना गाते हैं, और गाना गाने के बाद हमको बुला करके कहा गया कि आप टिकट लौटा दीजिए। हम थोड़े अपने से लौटाए टिकट। तो अब हम दोनों का ये काम है कि किस तरह राजपूतों को बेइज्जत किया जा रहा है, दोनों भाई को मिल करके, और कैसे क्या करना है। अभी देखिए क्या हो गया। आप ये कह रहे हैं कि आरके सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में ये बातचीत आरके सिंह के घर के गृह प्रवेश के दौरान हुई थी? आरके सिंह और पवन सिंह के बीच में, सॉरी, हाँ, आरके सिंह और पवन सिंह के बीच में ये बातचीत थी। मैं संतोष जी के पास चलता हूँ। संतोष भाई, ये बताइएगा कि बार बार ये बात हो रही है कि काराकाट से किसी ने तो लड़वाया था, किसने लड़वाया था? और पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह, मूलतः बलिया की रहने वाली हैं इस बार, उनके भी राजनीतिक भविष्य को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हर बार चुनाव में होता है, 2 साल से तो देख ही रहे हैं कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगी, एक बार खबर फ्लोट ही हो जाती है। इन दोनों पर जरा टिप्पणी करिएगा भैया। अरे इसकी स्पेसिफिक जानकारी सिद्धांत जी मुझे भी नहीं है, कि मैं भी जानना चाहता हूं कि काराकाट लड़ने के लिए उनको किसने कहा क्या। और अब जितने नुएंसेस थे कुशवाहा जी के चुनाव के हारने के बाद, जिस तरह से उनकी एक तीखी प्रतिक्रिया आई थी, और यहां तक लोग कह रहे थे कि भाई अगर बीजेपी चाहती तो वो नहीं लड़ सकते थे, तो आक्षेप तो डायरेक्ट बीजेपी पर था। तो अब किस व्यक्ति का नाम तो नहीं लिया जा सकता है कि किसने कहा था, लेकिन एक तभी तो तत्क्षण उनको स्पेसिफाई करने के लिए राज्यसभा दिया गया। राज्यसभा उनको तुरंत, ज्यादा समय नहीं गंवाया। उनको लगा कि एक, देखिए बीजेपी एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने में माहिर है, वो चाहे चिराग पासवान के विरुद्ध हो, या नीतीश कुमार के विरुद्ध हो, या इनके विरुद्ध हो, वो कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं कि एक ये करने से ये कंस्टिट्यूएंसी का हर्ट हो जाएगी हमारी, तो फिर स्पेसिफाई करने में भी देर नहीं लगाते हैं। तो कुशवाहा जी को स्पेसिफाई करके तुरंत कर लिया। अगर राज्यसभा उनको नहीं दिया होता तो वो अभी भी नाराज होते। अब दिया है तो उनको लग रहा है। और ये जो बातचीत हुई है पवन सिंह से, क्या पता थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कुशवाहा जी ने भी कर लिया उस सीट का, कि भाई हम पवन सिंह को माफ करते हैं, थोड़ा सा 1-2 सीट बढ़ा दीजिएगा मेरा। तो पॉलिटिक्स में एनीथिंग कैन हैपन। और जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, उनके बारे में ये जानकारी नहीं है कि भाई उनको कोई और पार्टी अप्रोच तो उनकी जो पत्नी है उनको कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी कोई स्पेसिफिक जानकारी मुझे नहीं है, ताकि मैं उस पर टिप्पणी कर सकूं। ये सिद्धांत नहीं, अभी तो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आज ही एक वीडियो वायरल ज्योति का हो रहा है, जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रही है अपने पति से, या करके मुझसे बात कीजिए, पति के हैसियत से मत कीजिए, लेकिन इंसान के नाते कम से कम आप बात कीजिए। अब आज ही हुआ है वायरल। अच्छा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रशांत किशोर पे। पवन सिंह की बात हो रही है तो प्रशांत किशोर का भी जिक्र कर लेते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर तमाम खबरें हैं। एक इंटरव्यू है, एक से ज़्यादा इंटरव्यू है, और प्रशांत किशोर के साथ बात हो रही है उदय सिंह की। प्रशांत किशोर की बात होती है तो फंडिंग की बात होती है। प्रशांत किशोर की बात होती है तो कितने कमाए, 200 करोड़ से ज़्यादा कमाए, इसकी बात होती है। ये भी बात होती है कि 2 घंटे में 11 करोड़ कौन देगा। ये भी बात होती है कि उनके पास जो वैनिटी वैन है वो किसकी है। मैं पुष्यमित्र जी का रुख करूंगा। कैसे हैं पुष्यमित्र भाई? जी नमस्ते, ठीक हूं मैं। क्या चल रहा है प्रशांत किशोर का? उदय सिंह कौन है? क्या उसको लेकर चुप्पी साधने के इल्जाम क्यों लग रहे हैं? सम्राट चौधरी पर बोलने वाले, शिल्पी गौतम हत्याकांड पर बोलने वाले और तमाम गड़े मुर्दों को उखाड़ने वाले प्रशांत किशोर पर यह इल्जाम लगता है कि वो उदय सिंह पे चुप हो जाते हैं। क्या कहानी है? देखिए, उदय सिंह जनसुराज पार्टी में इतने इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए कि वो जनसुराज पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी उदय सिंह ने ही करवाया जी। और उनके सीए हैं शरद चंद्र मिश्रा, उनके नाम से ही जनसुराज पार्टी तब रजिस्टर्ड हुई थी जब प्रशांत किशोर ने घोषणा भी नहीं की थी कि वो पार्टी बनाएंगे। पार्टी की घोषणा से 1 साल पहले ये पार्टी उदय सिंह ने रजिस्टर्ड करवा दी थी।
तो उदय सिंह वही व्यक्ति हैं। मैं पूर्णिया का रहने वाला हूं और उदय सिंह भी पूर्णिया के रहने वाले हैं। वहीं के पूर्व सांसद भी थे वो। हाँ, पूर्व सांसद भी रहे हैं। और मैं जब भी इस बीच में जब पदयात्रा प्रशांत किशोर की चल रही थी, जब भी पूर्णिया जाता था तो पूर्णिया के लोग कहते थे कि अरे जनसुराज तो उदय जी की पार्टी। वो लोग कहते थे, क्यों कहते थे मेरी समझ में नहीं आता था, पर धीरे धीरे समझ में आया। एक जनसुराज में एक जो भी प्रोफेशनल काम करते हैं उनको जो सैलरी जाती है, कहा जाता है कि एक फाउंडेशन है जॉय ऑफ गिविंग फाउंडेशन, उससे उनकी सैलरी जाती है। प्रोफेशनल काफी हैं। हम सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर का पूरा काम प्रोफेशनल के सहारे ही चलता रहा है। पहले आईपैक के लोग थे, जब उन्होंने पदयात्रा शुरू की थी तो आईपैक की पूरी टीम पटना में बैठकर उनको सपोर्ट करती थी। 100 से ज्यादा लोग थे और बहुत हाईली पेड लोग होते हैं। जब आईपैक ने नाता तोड़ लिया प्रशांत किशोर से, तो फिर एक नई संस्था बनी जिसका नाम रखा गया जॉय ऑफ गिविंग फाउंडेशन। और उस फाउंडेशन के भी जो लोग हैं, उस डायरेक्टर वगैरह, उसमें भी उदय सिंह का नाम है। तो कहा जाता है कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उदय सिंह के बारे में अगर जानना हो तो सबसे पहले जानना चाहिए, जो बिहार जब आजाद हुआ तो बिहार के जो सबसे बड़े भू मालिक लोग थे, जिनके नाम पर जमींदारी खत्म होने के बाद भी 10,000 से ज्यादा एकड़ जमीन थी, तो उदय सिंह के नाना थे। उनका नाम था मोल बाबू। अच्छा। वो हाँ, पूर्णिया जिले के ही थे। उनकी बेटी हुई माधुरी सिंह, जो पूर्णिया से सांसद चुनी जाती रही और इंदिरा गांधी के काफी करीबी रही थी। और उनके बेटे हुए 2, एक एनके सिंह जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे केंद्र सरकार में, और उदय सिंह ने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की ज्यादा, और उन्होंने कारोबार की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। और इनके जो पिता हैं त्रिभुवन प्रसाद सिंह, वो भी केंद्र सरकार में बड़े पद पर रहे हैं, बहुत बड़े सेक्रेटरी रहे हैं। तो एक ब्यूरोक्रेट का परिवार रहा है। जब ये अध्यक्ष के रूप में इनके नाम की घोषणा हो रही थी, तब भी प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट्स का परिवार जो है, उस परिवार से उदय सिंह आते हैं। हालांकि उनकी डिग्री के बारे में उन्होंने नहीं बताया था। उदय सिंह ने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि हालांकि मैंने प्रशांत किशोर को कोई पैसा नहीं दिया है, लेकिन मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। और सबसे पहले जो चर्चा में उनका नाम आया था जनसुराज से जोड़ के, वो जब बीपीएससी परीक्षार्थियों के लिए प्रशांत किशोर गांधी मैदान में आंदोलन कर रहे थे, तो एक वैनिटी वैन खड़ी रहती थी जहाँ वो फ्रेश होने जाते थे। तो उस वैनिटी वैन को जब मीडिया में दिखाया जाने लगा, तब पता चला कि ये वैनिटी वैन उदय सिंह की है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि जब प्रशांत किशोर पटना में आए थे पदयात्रा करने के लिए और जनसुराज अभियान शुरू करने के लिए, तब से वो शेखपुरा हाउस में ठहरते रहे हैं। वो शेखपुरा हाउस उदय सिंह का है, उनके परिवार का है, त्रिभुवन प्रसाद सिंह का है, जो उनके पिता थे। तो बहुत शुरुआत से उनका नाता जुड़ा है। जनसुराज अभियान के सबसे प्रमुख लोगों में से एक है उदय सिंह। और आप ये देखिए कि उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए प्रशांत किशोर ने अपने ही बनाए नियमों को तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी कि हमारा जो पहला अध्यक्ष होगा वो दलित समुदाय का पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। उदय सिंह की इतनी सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन उनकी उम्र बड़ी गड़बड़ चलती है कागजों में। उम्र बड़ी ऊपर नीचे जाती है, 5 साल में 15 साल या 13 साल, ऐसा कुछ आंकड़ा है, इतनी बढ़ जा रही है। और लोग पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर इतना बोल रहे हैं, उदय सिंह की उम्र पे बड़ा चुप्पी साध लेते हैं। क्या कहानी है ये? दरअसल ये सवाल तब उठा जब प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के उम्र पर सवाल उठाया, तो काउंटर में ये सवाल भी आया और भाजपा के प्रवक्ताओं ने सवाल उठाया कि उदय सिंह के उम्र की भी गड़बड़ियां हैं, किसी चुनाव में कम है, किसी चुनाव में ज्यादा हो गई है। उदय सिंह से पूछा गया तो उदय सिंह ने कहा कि बेसिकली जो वोटर आईडी था उसमें मेरा उम्र जब जो रहा तब मैंने उसको डाला है, क्योंकि नहीं डालता मैं तो हमारा ये नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता। और वोटर आईडी वाले जो चुनाव आयोग के लोग हैं, आप जानते ही हैं कि वो गलत चीजें डाल देते हैं, इसी कारण मुझे दिक्कत हुई है। ये वो कहते हैं, पता नहीं कितनी सच्चाई है, लेकिन ये है कि कमजोर उनका उदय सिंह की वजह से जो प्रशांत किशोर अपना कैंपेन चला रहे हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और कानून तोड़ने के खिलाफ, तो काउंटर में उदय सिंह पर सवाल आता है। लेकिन चूंकि उदय सिंह इतने करीब हैं और इतने महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी का रजिस्ट्रेशन तक उनके जरिए हुआ है, तो उनको तो वो आप डिफेंड ही कर सकते हैं या कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन उदय सिंह उनके टीम के बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पार्टी उदय सिंह की ही है, और ये भी कहते हैं कि 2 घंटे की सलाह पे 11 करोड़ कौन देता है? कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले ही देते हैं। अरे ये बहुत रोचक है। बताइए प्लीज।
दरअसल आप लोग अगर पटना आए होंगे तो जो मरीन ड्राइव जिसको कहते हैं, गंगा के किनारे जी सड़क बनी है जिसको बहुत प्राउड के साथ हम लोग मरीन ड्राइव कहते हैं, गंगा पथ है। उस गंगा पथ का निर्माण नवयुगा कंस्ट्रक्शन नामक एक कंपनी ने कराया है। इसी कंपनी को प्रशांत किशोर जी ने कुछ सलाह दी, उन्होंने कहा और 2 घंटे की सलाह के लिए 11 करोड़ रुपए मिले और यही कंपनी अब बख्तियारपुर से ताजपुर तक गंगा नदी पर पुल बनवा रही है। कंस्ट्रक्शन में बड़ी कंपनी है और अब कैसे 11 करोड़ उनको 2 घंटे के लिए किस चीज के लिए, किस प्रोडक्ट के लिए दिए, ये उन्होंने बताया नहीं है। दरअसल प्रशांत किशोर पर और जनसुराज पर फंडिंग को लेकर शुरुआत से ही बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं और लोग पूछते रहे हैं, क्योंकि जो उनका खर्च दिखता है, जर्मन हैंगर है और सैकड़ों गाड़ियां हैं, SUV है जो पेंट करके पूरे बिहार में चलती है। एक प्रोफेशनल्स की टीम है जिसमें 100 से अधिक प्रोफेशनल है और अच्छी खासी सैलरी वाले MBA पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी सैलरी है, खाना पीना है और जो ब्लॉक लेवल पर भी लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। तो मोटा मोटी माना जाता है कि एक दिन का खर्चा उनका 50 से 60 लाख के आसपास बनता है। जो लोग उनके अंदर के लोग ने बताया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये पक्की बात है, लेकिन ऐसा बताया जाता है। तो कुल मिला के ये खर्चा 3 साल में 300 से 400 करोड़ तो बनता ही है। उन्होंने सिर्फ 98 करोड़ का हिसाब दिया कि मैंने 98 करोड़ डोनेट किए हैं। इसके अलावा भी फंड जरूर आए हैं अलग अलग जगह से। दरअसल पिछले दिनों एक इंटरव्यू में जो उनके बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं किशोर कुमार मुन्ना, उनसे मैंने बातचीत की थी। उनसे मैंने पूछा था कि आप लोग क्यों नहीं अपना हिसाब जाहिर कर देते हैं, सब कुछ साफ साफ कर देते हैं। उसके बाद जब उन्होंने हिसाब बताया भी प्रशांत किशोर ने, तो आधा अधूरा हिसाब है, बहुत पक्का हिसाब नहीं है और उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है। पैसा तो उनके पास आ रहा है अलग अलग तरीके से। हालांकि पॉलिटिकल पार्टियों के फंडिंग का हिसाब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनसुराज का खराब है, सभी पार्टियों का खराब है। जैसे जदयू ने पिछले दिनों में बताया कि कोई उनके दफ्तर में करोड़ों का जो है इलेक्टोरल बॉन्ड फेंक के चला गया, कौन गया पता नहीं। तो इस तरह की बिहार में घटनाएं होती है। चुनावी फंडिंग का हिसाब तो सब जगह गड़बड़ है, वो भी बहुत साफ नहीं कर रहे हैं। ठीक है मुशीमित भाई, मैं आता हूं आपके पास वापस। पंकज दा, ये सी वोटर वालों ने एक सर्वे करवाया था और उन्होंने CM फेस की जो रैंकिंग थी उस पर 3 नाम आए। वरीयता क्रम में कहें सबसे ऊपर तेजस्वी, नीतीश जो थे वो तीसरे नंबर पे थे और नीतीश से थोड़े ही से अंतर के साथ प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पे थे। अभी प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी पे और तमाम आरोप लगा रहे हैं, शिल्पी गौतम हत्याकांड की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पे खुद आरोप लग रहे हैं। अब वो उस फील्ड में हैं और वहाँ पर उस क्षेत्र में हैं, तो उनको थोड़ा कीचड़ झेलना पड़ेगा आरोपों का भी। अब किससे कितना छूट पाते हैं वो उनकी काबिलियत पे है। आपकी क्या रीडिंग है प्रशांत किशोर को लेकर? कितना तमाम जो उलटवासियाँ हैं उनके आसपास जो चल रही हैं, कितना स्टीयर कर पा रहे हैं अपना गेम वो वहाँ पे? देखिए, प्रशांत किशोर आज से इस फील्ड में नहीं है। अगर एक अपवाद छोड़ दें, जब 2017 का यूपी का विधानसभा का चुनाव था, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिल रही थी और वह याद होगा आपको, यूपी के लड़के, हाँ यूपी के 2 लड़के वाली जो कहानी थी। उसके अलावा देखिए, जिसके साथ भी रहे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, जगन मोहन से लेकर जितनी भी कहानियां हैं, सब उनके साथ हमेशा ही अच्छे दिन वाले रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के सब लोग। अब वो खुद इस बदले हुए रोल में नजर आ रहे हैं। एक चीज तो है, जो आप पटना की सड़क से लेकर के आप मोतिहारी की सड़क पर पहुंच जाए या मधुबनी के किसी गांव में पहुंच जाए, प्रशांत किशोर की चर्चा हर चौक चौराहे पे, गली मोहल्ले में कहीं बैठ जाइए, लोग उनको जान रहे हैं। और ये क्या होता है बिहार के चुनाव में, प्रशांत किशोर जिस बिरादरी से हैं, ब्राह्मण जाति से हैं, ये उन पर लेवल नहीं चिपक पाया है कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण नेता है। आमतौर पर ये खतरा होता है कि बिहार में जैसे ही आप घुसेंगे इस फील्ड में, तो अगर फॉरवर्ड कास्ट करें तो आप पर वो चिपका दिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने अपनी इमेज बिल्डिंग इस हिसाब से बहुत अच्छे से की। जो शुरुआत में उनके बारे में कहा जाता है कि टिकेंगे नहीं, चले जाएंगे, तो जो चंपारण की भितियरवा से उन्होंने अपनी शुरुआत की, अब लगातार 3 साल तक खुद ही कहते हैं कि 5000 गाँव में हमने पदयात्रा की है, लगातार डटे हुए हैं। एक तीसरी ताकत बनते हुए दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, चर्चा के आधार पर। चूंकि अभी तक उनकी कोई परीक्षा नहीं हुई है, कोई चुनाव नहीं लड़ा जनसुराज पार्टी ने, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक जो आई बॉल्स के हिसाब से देखें और जो चौक चौराहे पे बातचीत होती है, प्रशांत किशोर एक ताकत बनकर नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको ऐसी कई सारी कहानियां बता सकता हूं कि फलाने IAS के या फलाने डॉक्टर के, फलाने पढ़े लिखे लोग के, उनके छोटे भाई या किसी के नाते रिश्तेदार इन दिनों पिछले
काफी समय से पटना में प्रशांत किशोर के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के आसपास अगर किशोर कुमार मुन्ना जैसे 2-4 अपवाद को छोड़ दें तो कोई बहुत बड़ा जो पिछले कई सालों से पॉलिटिक्स में हो, रवा हो चुका हो, खपा हुआ हो, इस तरह के नेताओं की भीड़ मुझे नजर नहीं आती। उनके आसपास प्रोफेशनल्स दिखते, बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल में उनके सारे कार्यक्रम होते हैं, आपको उस तरीके से उनकी इमेजेस वगैरह आती दिखेगी। ये जो आप सर्वे कह रहे हैं सी वोटर के, जिसमें तेजस्वी यादव सबसे पहले नंबर पे, उसमें कोई चौंकाने वाली बात मुझे नहीं नजर आ रही है। लेकिन दूसरे नंबर पे प्रशांत किशोर का नाम मुझे काफी चौंकाने वाला लगता है कि प्रशांत किशोर एक मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर दूसरे नंबर पर दिखाया जा रहा है। हालांकि इसी बीच में 2-3 और सर्वे भी हुए हैं, उनकी कहानी कुछ और है, जिसमें कहा जा रहा है कि 8 से 9% वोट शेयर जन स्वराज पार्टी को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों का, बीजेपी के नेताओं की अगर हम खास तौर से बात करें तो उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रशांत किशोर के होने से डेंट अगर किसी को है तो वो बीजेपी को लगता है। बीजेपी को लगना है। और बीजेपी का ये मानना है, उनका ये है कि हम लोग ग्राउंड पे काम करें, जैसे जैसे चुनाव क्लोजिंग होगा तो क्या होगा कि लोगों को लगेगा कि हम अपना वोट बर्बाद ना करें। बाइपोलर पॉलिटिक्स होगी, एक तरफ महागठबंधन होगा, दूसरी तरफ एनडीए, तो हम एनडीए की तरफ जाएंगे। पर यह भी कहा जा रहा है कि जिनको टिकट नहीं मिलेगा इन दोनों से, यानी महागठबंधन से और एनडीए से, तो वो मजबूत उम्मीदवार जो लड़ने के लिए एकदम बेताब हैं, उनको प्रशांत किशोर की पार्टी से टिकट मिलेगा तो वो अच्छा खासा वो भी वोट काट सकते हैं। तमाम तरह की चीजें कही जा रही हैं, लेकिन चूंकि अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ है तो कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये वाले नतीजे बड़े चौंकाने वाले हैं। अगर दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री के तौर पर प्रशांत किशोर की बात हो रही है, लेकिन हाँ, एजेंडा वो जरूर सेट कर रहे हैं। किसको पता था सम्राट चौधरी के बारे में, अशोक चौधरी के बारे में, मंगल पांडे के बारे में, दिलीप जायसवाल के बारे में, संजय जायसवाल के बारे में। ये काम तो आरजेडी और कांग्रेस का भी होना चाहिए था, लेकिन उधर से तो कोई ऐसी बात ही नहीं आई। ये सारे मुद्दे जितने भी हैं, पलायन से लेकर जिस मजबूती से हाल फिलहाल के दिनों में प्रशांत ने उठाया है, वो तो उनकी पार्टी और उनके नाम की चर्चा तो है। लेकिन जब बात कर रहे हैं हम लोग प्रशांत किशोर की और उससे संभावित बीजेपी को लगने वाले डेंट की, तो बीजेपी के पास क्या रणनीति है? मतलब किस लाइन पे काम कर रही है बीजेपी? इन छिटपुट पलटवार से तो कुछ होगा नहीं, जाहिर सी बात है। मतलब ये वैसा है कि अब देखिए खुला हुआ सच है। क्या काम करने जा रही है बीजेपी? देखिए, सबसे बड़ा काम तो आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तभी हो गया कि 75 लाख को 10,000 रुपये महिलाओं को उन्होंने महिला रोजगार योजना, रोजगार मतलब 10,000 में कौन क्या रोजगार शुरू कर लेगा? पान की दुकान भी, चाय की दुकान भी नहीं शुरू हो पाएगी। और इसमें कोई आप ऐसा लोन तो दे नहीं रहे, आप पूछने भी नहीं जाएंगे कि 10,000 से आपने रोजगार किया या आपने ऐसे ही खाता बट्टी में डाल दिया है। 25 लाख को वो भी होगा, 1 करोड़ को हो गया। ऐसे ढेर सारी स्कीम से दी जा रही है। जो फैमिली कार्ड कैनोपी लगवा के प्रशांत किशोर और उनकी टीम के लोग बनवा रहे हैं, वो भी इसी तरीके के सपने बेच रहे हैं। आरजेडी वाले भी इसी तरह के। देखिए, बीजेपी ने एक तरीके से बहुत पहले बहुत सारी योजनाओं, जिसको नीतीश कुमार कहें प्रधानमंत्री के, आप जैसा सुन रहे 4 तारीख को युवाओं के लिए भी प्रधानमंत्री कोई घोषणा कर सकते हैं, तो तमाम ये युवा और ये महिला, इन पे प्रशांत किशोर का भी फोकस है कि जो पलायन और इस तरह की बात कर रहे हैं, तो उसको ऑलरेडी बीजेपी एड्रेस कर रही है। उनकी छोटी छोटी टोलियां ग्राउंड पर भी काम कर रही है और इस तरह की स्कीम से भी प्रशांत से डैमेज जो हो सकता था उस पर बीजेपी काम कर रही है। संतोष भैया, क्विक कमेंट इस पे एक बार आपका, फिर हम इसके अगले टॉपिक पे बात करेंगे। प्रशांत किशोर ने भी क्या किया है? प्रशांत किशोर, देखिए, जब एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होता है, फिर राहुल गांधी तेजस्वी वोटर अधिकार यात्रा शुरुआत करते हैं, तो उनका मोमेंटम कहीं ना कहीं लूज होता है। तो उस मोमेंटम को पाटने के लिए उन्होंने फ्लरी ऑफ सीरीज ऑफ एलिगेशंस लगाए और उन पर लगाए जो सारे पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकते थे, इंक्लूडिंग अशोक चौधरी जेडीयू के नेता हुए, संजय जायसवाल हो गए, दिलीप जायसवाल हो गए, मंगल पांडे हो गए, ऑफकोर्स सम्राट चौधरी हुए। तो उन पर वो आरोप लगाया। और अब जो है उसके बाद पार्ट 2 में क्या करता है, जो पंकज जी बात कर रहे थे, जो पॉलिटिक्स ऑफ डोल्स, मैं कैलकुलेट कर रहा था। मैं कैलकुलेट ये कर रहा था कि भाई 56,000 करोड़ का हमारा एनुअल रेवेन्यू है स्टेट का, हमारे टैक्सेस से आते हैं, और तकरीबन उसी के बराबर पैसा के वर्थ जो है हमने डोल्स अनाउंस कर दिए लास्ट 2 मंथ में। तो जिसको कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट हैं अश्विनी कुमार, उसको बोलते हैं मैटरनल वेलफेयर स्टेट, एक नया टर्म दिया, जो वोमेन कंस्टिट्यूएंसी को कंसोलिडेट करने के लिए, रिटेन करने के लिए वो किया उन्होंने। तो उसके काउंटर्स में जो बोले कि सपने बोलने वाली बात जो पंकज जी कह रहे हैं, एक सपने बेच रहा है, एक सपने का कुछ हिस्सा दे रहा है कि भैया उसने ये कहा है ये ले लो। तो ये डोल्स को तो उसी को प्रशांत जी 7 टर्म उसको कस्टमाइज कर रहे हैं कि बच्चा आपका स्कूल नहीं पढ़ेगा तो भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, हम शराबबंदी 20,000 करोड़ के वो बंद कर देंगे। तो इस प्रकार के उन चीजों को वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब लास्ट राउंड में बैटल जा रहा है।
कैसे अट्रैक्ट करें। लेकिन सब लोग पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन से। प्रशांत, मैंने इंटरव्यू किया था हाल में, इरिटेट हो गए। पीपुल आर आस्किंग हु आर योर कैंडिडेट। अब ये पूछ रहे हैं, अब वो कैंडिडेट्स देख के डिसाइड करेंगे कि वेदर टू वोट फॉर हिम और नॉट। यस, उनकी चर्चा चौक चौराहे सब जगह है, लेकिन अब लोगों को फाइनल कॉल लेना है वेदर टू वोट फॉर हिम और नॉट। कन्हैया जी, मैं आपसे आपकी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सवाल पूछना चाहता हूं। आपने किन्हीं झा जी का जिक्र किया, करोड़ों की संपत्ति, फार्म हाउस, फ्लैट वगैरह की बात। क्या खुलासा क्या उनके ऊपर भी खुलासा होगा? कौन है वो झा जी? क्या वो झा जी तेज प्रताप यादव के करीबी हैं? क्योंकि चर्चा है कि जिसको तेज प्रताप यादव का इंटरव्यू लेना है, तेज प्रताप यादव की टीम से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उन कथित झा जी से संपर्क करने पे शायद काम बन जाता है। झा जी की कहानी क्या है? बड़े दिलचस्प व्यक्ति लगते हैं। बिल्कुल आपके पास सही इंफॉर्मेशन है। आपका जो डुबंत दस्ता है वो बड़ा सटीक खबर उसने दी है आपको, बिल्कुल सही है। और मैं जिसके बारे में लिखा हूं वही है। अरे नाम बताइए आप। हम नाम क्यों बताएं भाई? नाम से क्या मतलब? मान लो कि बिना नाम के ही पहचान हो जाएगी तो नाम बताने से क्या मतलब? अरे यहाँ पे स्टूडियो में बैठे लोग ऐसे बोल रहे हैं पीछे की कन्हैया जी बोल नहीं रहे थे, लेकिन ऐसे लग रहा है कि संजय झा की बात कर रहे हैं वो। मैं ऐसा नहीं कुछ बताया हूँ किसी के। आप अपने से जिसको भी सोचना है सोचिए, समझना। तो निराकारी भगवान का दो होता है ना जी भाई, उसी में आप समझिए सगुण और निर्गुण। निर्गुण भाव से पूजा, हाँ निर्गुण भाव से समझिए। सगुण में क्यों आप जाते हैं? तो आज जो है सबसे ज्यादा मजबूत हैं, टिकट भी वही बांट रहे हैं। 2-3 जो आदमी हैं एक पार्टी के, उसमें वही बांट रहे हैं। तो नाम लेना ठीक नहीं होगा, इसलिए नाम मत ले, काहे लिए नाम लेवाते हैं। ठीक है, कहानी तो बता दीजिए झा जी की। लेकिन तो कहानी तो सब जानते हैं। कहानी के मतलब उनका जो है जबरदस्त रूप से 5,000 करोड़ उन्होंने पिछले 20 साल में बना दिया है। हर आदमी जानता है, कौन नहीं जानता है। उनके मॉल हैं, फ्लैट्स हैं, दिल्ली से लेकर के हर जगह फ्लैट्स हैं उनके। तो ये बता सब जानते ही है, जो चीज को जानते हैं। जैसे अभी पंकज कोई बता रहे थे कि वो राजद के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, जो भी विपक्ष हो, जो प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए था उन लोगों को। बात सही है, करना चाहिए था उन लोगों को, लेकिन प्रशांत किशोर आज हीरो हो गए हैं। एक से एक गड़ल मुर्दा उखाड़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि झा जी भी लपेटे में आ जाएं। तो छोड़ने वाले थोड़े कुछ है किसी को। मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जिस तरह से मन बना जैसे पॉपुलर होते जा रहे हैं। और एक बात और किसी ने कहा, हमको लगता है पंकज जी ने कहा कि जात का लेबल उस आदमी पर नहीं चिपक रहा है। ये चाहते हैं लोग। सबसे पहले पंकज जी ने कहा, हाँ जगदानंद जी ने वो पहली बार कहा था, ये प्रशांत कुमार पांडे हैं। तो प्रशांत किशोर पांडे हैं। तो उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन वो चसप मतलब जो होता है ना, उनके साथ चिपक नहीं रहा है। इसलिए वैसी ऐसी बात कर रहे हैं ना, जो बात कर रहे हैं बुनियादी बात कर रहे हैं। आदमी को लगता है कि अरे ये तो अपना आदमी है, अपना जैसा बात कर रहा है, खाने पीने का बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है। कह रहा है कि बंबई में आप 30,000 तो यहाँ 10,000 में, अरे 10,000 का हमको 5,000 में काम चल जाएगा, बुला तो ले। माई बाप के पास रहेंगे, पत्नी के पास रहेंगे। यार रोजगार वाली जो बात, पलायन वाली बात की है। अब सब उसी पर दौड़े हुए हैं, पलायन को कैसे लगा जाए। टीम गई हुई है वहां पर कि चुनाव सब जा रही है कि आपको चुनाव में चलना है, सारी व्यवस्था करी है। तो एजेंडा सेट कर दिया उसने। तो अपना लगता है ये एकदम, इसलिए गड़बड़ाहट भी है। और मैंने एनडीए में कुछ जाता है, उधर भी है। ये तो ऐसा दिमाग जो है रखा हुआ है, बात कर रहा है कि लगता है कि मैं कहा ना, जैसे भोजपुरी एकदम हमारा आदमी हो, अपन आदमी है एकदम, इसमें कोई जात तक नहीं है, ऐसी बात हो रही। और एक चीज हम बता दें, संतोष जी वाला, संतोष जी बिल्कुल सही बताए। जिस तरह से रेवड़ियां बट रही हैं बिहार में, मैं आपको बता 4 लाख करोड़ का कर्ज है बिहार पर अभी तक। मैंने जोड़ लीजिए पूरा, तो 30,000-35,000 करोड़ का ये सूद दे रहे हैं। 700 करोड़ से लेकर के 1200 करोड़ तक बिजली का खाली समझिए किसे दिया जा रहा है, पेमेंट हो रहा है। तो 125 यूनिट और हो गया तो और अभी बढ़बे करेगा।
अगली जो जिसकी भी सरकार बनेगी, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, उनको बुखार चढ़ जाएगा, जान जाएगी कहां से ये पैसा लाते नहीं करा। ठीक है, बात हो चुकी है पीके की, बात हो चुकी है धीरे धीरे चिराग पासवान की भी, कि उनको बोला गया है कि उड़ के बयान नहीं देना है, लेकिन चिराग पासवान ने अपने गठबंधन के एक नेता पे सवाल तो उठाए ही हैं। कहा है कि जिन पर आरोप लगे हैं उनको जवाब जरूर देना चाहिए। बात हो रही है सम्राट चौधरी की, बिहार के डिप्टी सीएम, जिन पर प्रशांत किशोर ने संगीन इल्ज़ाम लगाए। उन पर साधु यादव के गैंग से जुड़ा होने का इल्ज़ाम लगाया, शिल्पी हत्याकांड में शरीक होने का, उसमें लिप्त होने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि अगर उनको छोड़ा गया है तो सारे अभियुक्तों को जेल से रिहा किया जाए। और काफ़ी डिस्कंटेंट है सम्राट चौधरी को लेकर पार्टी में, कम से कम जो उड़ती खबरें हैं वो यही बताती हैं। हिमांशु भाई, क्या है बीजेपी में सम्राट चौधरी की, खासकर बिहार बीजेपी में सम्राट चौधरी की स्टैंडिंग क्या है अभी इस वक्त? जो है पार्टी में अध्यक्ष, क्योंकि सबसे बड़ा पद होता है स्टेट में भी और यहाँ, तो वो है, लेकिन नंबर 2 पे वो हैं। आप देखिए नीतीश कुमार के साथ वो नजर आएंगे, हर जगह सम्राट चौधरी जो है आपको नजर जरूर आएंगे। लेकिन एक चीज आपको जरूर समझनी होगी कि सम्राट चौधरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ाया था, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक कोरी यानी कुशवाहा समाज के व्यक्ति को आगे लाना चाहती थी, और यही कारण था कि उनको आगे लाने का काम किया गया था। लेकिन समय बदला और जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस स्ट्रेटेजी के साथ काम किया था वो स्ट्रेटेजी बाद में चेंज करने पड़ी, क्योंकि हम सबको याद है सम्राट चौधरी ने वो जो मुलेठा बांधा था ना, हाँ जी, वो क्यों बांधना था कि नीतीश इसको तभी खोलूंगा। हाँ, अब वो उनके लिए एक सरदर्द भी बना बाद में, फिर उन्होंने खोल दिया, अयोध्या जाके खोला। लेकिन एक चीज है कि अब भारतीय जनता पार्टी इस चीज में नहीं फंसना चाहती कि जो प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो मंगल पांडे पे हो, संजय जायसवाल पे हो, दिलीप जायसवाल पे हो, सम्राट चौधरी पे हो, वो उसमें उलझना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर इसके जवाब दिए जाएंगे तो मामला और उलझता जाएगा, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेटल डाउन करना चाहती है। वो अपने अलायंस से बात कर रही है सीट शेयरिंग को लेकर, वो इस चीज पे काम कर रहे हैं कि ग्राउंड पे एनडीए एक साथ चला जाए, जाए ब्लॉक पे जाके सभी लोग जाएं, सीट शेयरिंग हो जाए अच्छे से। वो इस चीज को ज्यादा समझना चाहते हैं, काम करना चाह रहे हैं कि इस पर किसी तरीके से जो है वो मतलब ये कहिए कि उसमें कोई ऐसी पेच ना फंस जाए जिसका जवाब फिर भारतीय जनता पार्टी दे ना पाए, क्योंकि सम्राट चौधरी कोई भारतीय जनता पार्टी के मूल काडर से नहीं है। वो उनके पिताजी आरजेडी से जेडीयू से फिर यहाँ, और ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी इसलिए जानती समझती है। और भारतीय जनता पार्टी के जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि आप प्रशांत किशोर को उस तरीके से टारगेट मत कीजिए, उसको लेकर स्ट्रेटेजी बनाइए। और प्रशांत किशोर को लेकर चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी की हर मीटिंग में होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनको ये जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं एक वोट बैंक जो है वो डेंट भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा। प्रशांत किशोर जितना गेन करेंगे उसका फायदा जो है वो महागठबंधन को होगा और नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, जैसा पंकज जी ने भी कहा या और जो पैनलिस्ट उन्होंने कहा। लेकिन एक चीज मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लड़ाई बहुत आसान नहीं है। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ना फ्री बीस जी 2023 तक नहीं देती थी भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद जब से विधानसभा चुनावों में दिए कर्नाटक के बाद, उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक अगर तेलंगाना छोड़ दें तो बाकी जगह जीत मिली है। जम्मू कश्मीर वगैरह क्योंकि वहां जम्मू में तो उनका था, बाकी जगहों पे नहीं मिली। लेकिन जो अभी प्रशांत जी ने कहा, हमारे पंकज भाई ने कहा, उन्होंने एक चीज कही कि 1 करोड़ महिलाओं को अभी तक 10,000 रुपए चले गए हैं, जिसका हिसाब यह है क्योंकि उसमें कोई बहुत बड़ा कोई बिजनेस आप नहीं कर सकते या कोई छोटा मोटा धंधा भी शुरू करना बड़ा मुश्किल होगा। उसमें एक चीज मैं आपको फिर कहूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी हमने देखा है, बाकी राज्यों में भी, जहां भारतीय जनता पार्टी अनाउंस करती है फिर उसमें कुछ नियम आ जाते हैं कि आपके घर पे अगर ये है, स्कूटर है, ये है, फ्रिज है, टेलीविजन है या ये है, फिर उसमें वो हर्डल्स लगते चले जाएंगे और
उसमें उस स्कीम से आप बाहर होते जाएंगे, या किसी और दूसरी स्कीम का फायदा ले रहे हैं तो आप उससे बाहर हो जाएंगे। और इसीलिए 1 करोड़ महिलाओं को तो दे दिया है अभी। आप महाराष्ट्र का बजट देख लीजिए, 46,000 करोड़ था और आज कहां आ गया, उसके हाफ पे आ गया लगभग। तो ये जरूर है, भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि एक 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, उसको किसी तरीके से खत्म करने के लिए फ्रीबीज है। और नीतीश कुमार कभी इस तरीके से डायरेक्ट वे में फ्रीबीज नहीं देते रहे। आप देख लीजिए, एक मेरे ख्याल से सिर्फ पंकज जी, बाकी लोग जानते हैं, उन्होंने एक बच्चियों को, जो स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं, उनको साइकिल वाला जी, उसके अलावा कुछ इस तरीके का फ्रीबीज नहीं दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात की हो, बाकी चीजें की हैं, लेकिन फ्रीबीज में वो नहीं रहे जी। अब भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है जीतना, इसलिए फ्रीबीज भी के लिए अनाउंस करना पड़ा। और इसकी लगातार स्ट्रेटेजी बहुत टाइम से भारतीय जनता पार्टी चला रही थी। मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के बाद से इस पे काम शुरू हो गया। 2 स्ट्रेटेजी और है बीजेपी के पास। एक है मुकेश सहनी से मीटिंग हो रही है, ये कहा जा रहा है, और दूसरी हो रही है कि यार टिकट कुछ लोगों के काटे जाएंगे, कुछ सिटिंग एमएलए की। इस तरह की बातचीत चल रही है। अंदर की कहानी आप बताइए, देखिए क्या बातचीत हुई है। मैं बताता हूँ, मुकेश सहनी जब पिछली बार आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के एक रणनीतिकार हैं, उनके कहने पे आए थे, उनसे जो बातचीत हुई उसके आधार पर आए थे। और इसीलिए अगर आप देखेंगे, मैंने पहले भी कहा कि मुकेश सहनी 2020 में जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सीटों का बंटवारा हो रहा था, तो वो भारतीय जनता पार्टी के उसमें गए हिस्से में, जिसमें उनको 13 सीटें मिली और वो 4 सीटें जीते भी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उसके बाद उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की और ये कहा कि उनको एक बढ़िया पोर्टफोलियो चाहिए। उसको लेकर कई राउंड की मुलाकातें उन्होंने दिल्ली में की, और उनकी जब बात नहीं बनी तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास हो गया था कि वो एनडीए से बाहर जा सकते हैं। तब उनके 3 विधायकों को जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शामिल करा के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। इस बार भी कोशिश हो रही है मुकेश सहनी से बातचीत की, वही सज्जन कर रहे हैं शायद। और अब देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उसमें सफलता हासिल कर पाएगी, क्योंकि पिछली बार तो हम सबको याद है कि सीट बंटवारे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर जो है मुकेश सहनी चले गए थे। तो जी पंकज भैया, क्या है कि मैं जो पटना गया, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है महागठबंधन की, उसमें तेजस्वी यादव भी है, मुकेश सहनी भी, कांग्रेस की प्रभारी और उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उस बैठक में एक ऐसी बात कही गई जो मुकेश सहनी को चुभ गई। ये बात आरजेडी के नेता की तरफ से कही गई। जब सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही तो उन्होंने 40 सीटों की मांग की और कहा डिप्टी सीएम मुझे ही बनाया जाए। तो उसमें आरजेडी के नेता की तरफ से कहा गया कि भाई आपका जो मछुआरा वाला है, मल्लार निषाद जो वोट है, उसका आधा तो कम से कम बीजेपी के पास चला गया है और आपका कोई ठिकाना भी नहीं, कल को आप क्या करें। ये बात मुकेश सहनी को चुभ गई है। और इस बात के बाद जो आप हिमांशु जी कह रहे हैं, उधर की तरफ की बात भी है, लेकिन वो क्या करेंगे नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस बात से बहुत आहत हैं जो बैठक में उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए कही गई। और मुझे लगता है खान मार्केट बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, जहां पिछली बार भी बातचीत हुई और उसके बाद मुकेश सहनी ने पलटी मारी। फिर पलटी मतलब एनडीए से बाहर जाने से पहले जो है वो एक और बैठक वही हुई थी। तो ये इस तरीके का चलता रहता है। अब देखना यह है कि मुकेश सहनी किस तरफ जो है वो झुकते हैं, महागठबंधन में रहेंगे या फिर एक बार फिर से एनडीए में नजर आएंगे, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। चिराग पासवान की पार्टी तोड़ी गई, टूटी, और उसके बाद उनके चाचा मंत्री बने, चिराग पासवान का घर खाली कराया गया। लेकिन 24 के चुनाव आते आते चिराग पासवान फिर से उस खेमे में आ गए। तो ये राजनीति है। और टिकट किनके कटने वाले हैं ये नहीं बताएं। देखिए, टिकट भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत स्ट्रेटेजी रहती है, एक रणनीति है 2014 के बाद से, कि 20 से 30% टिकटों को भारतीय जनता पार्टी काटती है, यानी जो सिटिंग उम्मीदवार हैं उनको उम्मीदवार नहीं बनाती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हर तरीके का फीडबैक लेती है, हर सर्वे की रिपोर्ट्स होती है, फीडबैक होता है, उनके आधार पर यह माना जाता है कि 20 से 30% जो है वो सीटें भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को रिपीट नहीं करती है। ये हर चुनाव में, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, उनमें हम सब ने देखा है कि इतना उनका एक वो रहता है कि वो इस चीज को देखते हैं कि किस उम्मीदवार के खिलाफ जो है वो नाराजगी है। पार्टी कितना भी काम कर लो नहीं जीत पाए तो एक नए चेहरे को लाकर वो एंटी इनकम्बेंसी और वो जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है। एक चीज जरूर है
क्या भारतीय जनता पार्टी में शाहनवाज हुसैन या कुछ सांसद, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के, उनको चुनाव लड़ाने की एक स्ट्रेटेजी बिहार में भी लगाई कि ये एक उस पर एक मंथन जो है भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है? क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश का हमने देखा चुनाव, या कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट कई चुनावों में किया है। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या भारतीय जनता पार्टी वो बिहार में करेगी? इस पर मंथन जरूर चल रहा है। जिन नेताओं के आप नाम ले रहे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो समय से डिसग्रंटेड बैठे हुए हैं, कहा जाता है ऐसा। बहरहाल पंकज जी, मैं आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगा। जो यूपी के पूर्वांचल से बड़ी उथल पुथल चल रही है, वहां पे राजनीतिक शह के आरोप लग रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही है। राजनीतिक शह दिया जा रहा है, सरकारी प्रश्रय दिया जा रहा है, जांच नहीं हो रही है, परिवार ट्विटर पे आ चुका है, मम्मी पापा ये बच्चे सब हैं, मामला क्या है? सारा खेल तो सोशल मीडिया पे ही चल रहा है। मतलब राजा भैया की आप बात कर रहे हैं क्या? हाँ, एकदम रघुराज प्रताप सिंह की बात। राजा भैया और रघुराज प्रताप सिंह वर्सेस भानवी सिंह, दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में परिवार के भी कुछ सदस्य, राजा भैया के साथ उनके बेटे और भानवी जी के साथ उनकी बेटियां। एक वीडियो भी आया है, कल विजयादशमी था, शस्त्र पूजन हुआ बेती पैलेस पर प्रतापगढ़ में, जो राजा भैया का पैतृक निवास है। इससे पहले पता नहीं आपने कभी ये शस्त्र पूजा की फोटो या वीडियो आपने राजा भैया के घर की नहीं देखी होगी, मुझे लगता, मैंने तो नहीं देखी थी। तो चूंकि भानवी सिंह ने इस बात की शिकायत वीडियो फोटोग्राफ के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय को दी, वहां से गृह मंत्रालय गया, गृह मंत्रालय ने आमतौर पर जो होता है इस तरह के मामले की जांच कराइए भाई और फिर मुझे बताइए, तो उसमें भी ये हो गया। इसके बीच में बेटा बेटी के बीच में तमाम चीजें चलती रही और बहुत पारिवारिक है वो, बहुत पारिवारिक, उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। हाँ, बस इतना बता रहा हूं कि राजा भैया के घर बड़े तामझाम से कल जितने भी हथियार थे उनके पैलेस में, वो और उनके समर्थकों के, वहां एक हनुमान जी का मंदिर है। राजा घर के पीछे की तरफ है वो। हाँ बिल्कुल, आप जब गेट से घुसेंगे ना पैलेस के, तो घर पहुंचेंगे उससे पहले ही हनुमान जी की प्रतिमा है। राजा भैया अगर वहां रहते हैं तो रोज नहा धोकर स्नान ध्यान करने के बाद वहां पहुंचते हैं, पूजा करते हैं, फिर निकलते हैं, फिर वहां से निकलते, कहते हैं कि बजरंगबली बड़ी जागृत है, इन्हीं के आशीर्वाद से हम हैं। ये उनकी कहानी है। बहरहाल कल गाजे बाजे के साथ उनके घर में 30 लाइसेंसी हथियार है, उन सबको जमा किया गया और समर्थकों को कहा गया कि आपके पास भी जितने लाइसेंसी हथियार है सब यहाँ लाइए। सबको लाया गया, भगवा पगड़ी पहनी राजा भैया ने, पूरे गाजे बाजे के साथ समर्थकों के साथ शस्त्र पूजा की। मैसेज था ये भानवी सिंह के लिए कि भानवी सिंह ने एक वीडियो डाली थी कि ये सारे जो हथियार हैं ये अवैध है और इस पर जांच होनी चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग की थी। तो कल राजा ने वहां से अपने बेती पैलेस से ही मैसेज भेज दिया अपनी भानवी सिंह के लिए। कौन कौन आया था वहां? अब बुलाए तो गए थे बहुत बाहुबली नेता जो राजा भैया के साथ पहले नजर आते रहे, अब भी कभी कभी नजर आ जाते हैं, लेकिन वो सब लोग विजयादशमी के मौके पर, वो चाहे वो ब्रजेश सिंह हो, धनंजय सिंह हो, नाम ले ही लेते हैं, कोई कहीं था कोई कहीं था। बुलाए गए बहुत सारे थे, लेकिन राजा अपने समर्थकों के साथ ही नजर आए, उनके अगल बगल कोई बड़ा चेहरा दिखा नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। लिखने वाले लिख गए हैं कि तार बिजली से पतले हमारे पिया, और इस बार भी चुनाव में 0 पे रहेंगी पुष्पम प्रिया। अगले सेगमेंट में चलते हैं और नेता नगरी के इस सेगमेंट में हम चलेंगे तमिलनाडु, जहां पर एक्टर विजय, उनकी पार्टी है तमिलगा वातिकड़गम, उसकी रैली थी। रैली में भगदड़ हुई, लोगों की जानें गईं। विजय ने एक वीडियो मैसेज जारी किया और उसके बाद हुई तमाम राजनीति जो अभी भी चल रही है। इस पूरे मामले को समझने के लिए और ये समझने के लिए कि विजय इस पूरी कार्रवाई के घेरे से बाहर क्यों हैं अभी तक, और क्या उन पर पार्टियां डोरे डाल रही हैं, क्या राहुल गांधी उन्हें फ़ोन कर रहे हैं और कर रहे हैं तो क्या बातें कर रहे हैं, इस पर बातचीत के लिए हमारे पास आज 3 मेहमान हैं। हमारे साथ हैं राजदीप सरदेसाई, इंडिया टीवी कंसल्टिंग एडिटर, हमारे साथ हैं रूस्टर न्यूज़ के राहुल, और डिप्टी रेजिडेंट एडिटर ऑफ द हिंदू डी सुरेश कुमार। ये तीनों लोग हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजदीप सर से। राजदीप सर, कैसे हैं आप? स्वास्थ्य कैसा है आपका? बिल्कुल ठीक। अभी 1.5 महीना हुआ है सर्जरी से, तो मैं अभी धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूँ। वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ ज्यादातर, लेकिन स्वास्थ्य ठीक है और जैसे दिवाली आए मुझे लगता है स्वास्थ्य और भी ठीक हो जाएगा। उम्मीद है सर, हम पूरी उम्मीद है। राजदीप सर, मैं इस पूरे घटनाक्रम के जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उस पर मैं बाद में आऊँगा। अभी मैं समझना चाह रहा हूँ एक्टर विजय जो है, विजय की अहमियत जो है, थलपति विजय की अहमियत जो है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में,
इस पूरे हादसे के बाद 27 सितंबर को जो हादसा हुआ उसके बाद विजय को लेकर तमाम किस्म की बातें हुई। वो लोगों ने पूछा विजय बड़े ज़रूरी हैं तमिलनाडु के लिए, फिर लोगों ने कहा विजय बहुत ज़रूरी हैं अपने फैंस के लिए, लेकिन फिर एक धड़ा था कि विजय बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए भी ज़रूरी हैं, बस स्टालिन के लिए ज़रूरी नहीं है। हु इज़ विजय, द फिनोमिना ऑफ विजय? प्लीज़ इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए सर। देखिए, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूं सिद्धांत। अमित शाह जी बीजेपी के जो रणनीतिकार है, गृह मंत्री है देश के, हर चुनाव के पहले सर्वे करवाते हैं और पिछले 6 महीनों से लगातार वो एक ट्रैकर पोल कर रहे हैं। उस ट्रैकर पोल में शुरुआती जो पोल्स हुए उसमें विजय का परसेंटेज कहा गया 3 या 5% से ज्यादा नहीं हो रहा था, कुछ पोल में 7% तक जा रहा था, लेकिन सिंगल डिजिट में था। लेकिन करीब 1 महीने पहले जब इसी तरह से एक ट्रैकर पोल बीजेपी के अंदरूनी इंटरनल पोल हुआ, उसमें विजय 15% से ऊपर हो रहे थे। अब एक बार आप 15% क्रॉस करते हैं और 20% के नजदीक आ रहे हैं तो आप एक मेजर फैक्टर बनते हैं चुनाव में। अब तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में हमने देखा है कि पहले भी फिल्म स्टार्स आए हैं और उस पर हम उनके इतिहास पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में कमल हसन इसी तरह से उभरने की कोशिश उन्होंने की थी, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन कमल हसन को मुझे लगता है मुश्किल से 2% वोट मिला था, कोई वो खुद सीट नहीं जीत पाए, कोयम्बटूर से वो लड़े थे। यानी कमल हसन जो बड़े स्टार थे, एक तरह से रजनीकांत के साथ कमल हसन, ये 2 नाम हमेशा जुड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उस तरह का इंपैक्ट नहीं कर पाए। हालांकि मीडिया में बहुत उनके बारे में चर्चा हुई, इसलिए जब विजय पहली बार आए तो लोगों को लगा हाँ चर्चित है, लेकिन क्या इंपैक्ट कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही ये पोल्स दिखाने लगे कि विजय का वोट शेयर बढ़ता जा रहा है, 15% से ज्यादा हो जा रहा है, सभी पार्टियों में एक तरह से एक हलबली हुई, क्योंकि सभी पार्टियों में सवाल उठा कि विजय जो है वो किसका वोट ले रहे हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, विजय इज अ फिनोमिनन ऑफ अ यंगर तमिलनाडु, एक जो नया युवा तमिलनाडु है, जो शायद डीएमके लेड पॉलिटिक्स और एआईडीएमके लेड पॉलिटिक्स से उब गया है, जिन्होंने शायद करुणानिधि को भी ना की गवर्नेंस को ना देखा हो और जयललिता को भी ना देखा हो। यानी 25 साल के उम्र से कम जो है वो विजय का इस पोल के द्वारा जो मेरी जानकारी है कोर वोटर बन रहा है। अब सवाल उठता है वो कहां से वोट ले रहे हैं। अगर आप कुछ डीएमके के कुछ रणनीतिकार को पूछे तो वो कह रहे हैं कि विजय जो है हमें बेनिफिट कर रहा है, क्योंकि वो हमारे खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो एआईडीएमके बीजेपी अलायंस को जाती, वो विजय की तरफ आ रही है। वहीं अगर आप कुछ एआईडीएमके के लोगों से पूछे तो वो कह रहे हैं कि एक मुस्लिम वोट, दलित वोट भी है जो डीएमके को जाता, वो विजय की तरफ आ रहा है। विजय इज अ फिनोमिनन ऑफ न्यू तमिलनाडु, एक नया तमिलनाडु। और हर राज्य में कोशिश हो रही है कि जहां ये ध्रुवीकरण हुआ है कि 2 ही बड़े बड़े अलायंस या बड़े पार्टी कई सालों से राज कर रहे हैं, क्या एक तीसरी शक्ति उभर कर आ सकती है। तो विजय उस जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, एक तरह जो डीएमके से उब गए, एआईडीएमके से उब गए, उनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। सो विजय इज दैट काइंड ऑफ अ फिनोमिनन। तमिलनाडु की राजनीति में हाँ एक एडवांटेज उनको है कि फिल्म स्टार्स जो हैं उनकी लोकप्रियता एक अलग लेवल पर है। और अगर हम कहानियां बताएं सिद्धांत, तो कहानी तो एमजीआर से शुरू होती है जी। और मैं चाहूंगा कि आपके सभी दर्शक एमजीआर की एक किताब जो है, एमजीआर पर एक किताब थी एमएसएस पांडेयन ने लिखी, इमेज ट्रैक, कि किस तरह से अन्ना दुराई ने एक तरह से एमजीआर को तैयार किया पॉलिटिक्स के लिए। शिवाजी गणेशन उस जमाने के बड़े ये स्टार हुआ करते थे एमजीआर के साथ, लेकिन शिवाजी गणेशन सब रोल करते थे, कैरेक्टर एक्टर, हीरो, विलन। एमजीआर को साफ अन्ना ने कहा यू विल एक्ट ऑलमोस्ट लाइक अ कॉमन मैन हीरो। एक तरह से उनकी एक तरह से इमेज बनाई गई और एमजीआर इतने बड़े नेता बने, 77 और 87 के बीच में मुख्यमंत्री रहे और कोई उनको हरा नहीं पाया। नाउ विजय इज कमिंग टू अ पॉलिटिक्स वेयर मुझे लगता है कि ही वांट्स टू ट्राई एंड प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज दिस कॉमन मैन हीरो। एक कॉमन मैन जो है, जो करप्शन से उब गया है, डिनेस्टी पॉलिटिक्स से उब गया है,
जो विकल्प ढूंढ रहा है. सो आई वुड से दैट विजय इज ट्राइंग टू बिल्ड एन ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स. पर क्या वो वाकई जो उनके साथ जो क्रेज है युवाओं में, महिलाओं में, क्या वो उसे वोट में तब्दील कर पाए जिस तरह से एमजीआर ने किया था? ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कमल हसन का आप उदाहरण लीजिए, ही वॉज ओनली स्टक एट 2%. कैन विजय एक्चुअली क्रॉस 15%? अगर 15% क्रॉस करते हैं तो ही बिकम्स द एक्स फैक्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर्स तमिलनाडु इलेक्शन. सिद्धांत, सुरेश जी, राजदीप सर जो कह रहे थे कि विजय के पास दोनों एग्जाम्पल हैं, एक एमजीआर का, जयललिता का भी एग्जाम्पल है, और एक तरफ कमल हसन का भी एग्जाम्पल है. मतलब गाड़ी किसी भी रास्ते जा सकती है, वो एक तिराहे पे खड़े हैं. कितना ज़रूरी है इस समय वो एक, मैं आज ट्विटर पढ़ रहा था तो किसी ने विजय की तस्वीर लगा के कहा था कि विजय का चेहरा देख के लगता है कि किसी ने, जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के इस तरह के जो ऐड आते हैं उसमें बच्चों से बड़े रोल करवाए जाते हैं, तो विजय का चेहरा वो बच्चों वाला है. लगता है किसी ने बस मूंछ रख दी है. वो अभी भी 76 में पैदा हुआ एक व्यक्ति, इतना युवा लगता है, एक युवा अपील भी होगी उस चेहरे में और उसकी बातों में. कितना बड़ा फैक्टर है विजय का इस तमिलनाडु की इस पूरी राजनीति में? देखिए, जैसे राजनीति से बोला था, बहुत सारे फिल्म स्टार यहाँ पे एक राजनीति पे आए थे. एमजीआर की बात अलग थी, क्योंकि वो तो द्रमुक यानी कि डीएमके से वो बाहर आके उसको स्प्लिट करके उन्होंने पार्टी बनाया. और वैसे भी वो उसके पहले एमएलए रह चुके हैं, एमएलसी रह चुके हैं वो एमजीआर. जयललिता तो एमजीआर के पार्टी को इनडायरेक्ट किए थे और उसके ऊपर वो उसने प्रभाव डाल दिया उस पार्टी में, और बहुत पॉपुलर रहे थे. लेकिन उसके बाद जो भी फिल्म स्टार आए थे, आप विजयकांत ले लीजिए. विजयकांत का तो थोड़ा तो प्रभाव था, थर्ड प्लेस थे उन्होंने. उनका 8% पहले चुनाव में लगा 206 में, फिर 209 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन था उसमें उन्होंने 10% से ज्यादा वोट लिया था विजयकांत. और उसके, लेकिन आप इनके अलावा छोड़ देंगे तो कमल हासन को ले लीजिए, शरद कुमार को ले लीजिए, इनका प्रभाव पड़ा. शरद कुमार 3% वोट मिला था उनको पहली चुनाव में. लेकिन विजय का एक फैक्टर अलग है, क्योंकि वो तमिलनाडु के बहुत एक्टर है. ही इज द टॉप फिल्म स्टार ऑफ तमिलनाडु. उनका जो सैलरी है 200 करोड़ है, तो उसको छोड़ के आ रहे हैं. वो आज एक नेता है जो तो सुपरस्टार लेवल में है, नंबर 1 है, जिनकी फिल्म गारंटी से चलती है, जो रजनीकांत से एक पद ऊपर है फिल्म बॉलीवुड. तो वो जब आ रहे हैं, उनके जो फैंस जो है, प्रशंसक जो है, वो एकदम फ्रंट सीट है, पॉलिटिकल है. एक तरफ वो है युवाओं की है, यानी कि जो युवक जो है उनको बिल्कुल समर्थन दे रहे हैं, एक प्रशंसक जैसा देते हैं वैसा सब दे रहे हैं. लेकिन मेरे को जो आश्चर्य लगा इस पे, वो ये है कि महिलाओं को समर्थन जो उनको मिल रहा है वो मैंने नहीं देखा पिछले 30 साल में किसी और को मिलते हुए. जयललिता को मिला था, लेकिन जो यंग विमेन है, जो आज कॉलेज में पढ़ते हैं और जो हाउसवाइफ्स है, जो आईटी सेक्टर में है, तो 18 ईयर्स से 30 ईयर्स तक जो विमेन है उनमें बहुत सारा समर्थन मिल रहा है. ये बिल्कुल बना, क्योंकि 2025 में एक फिल्म स्टार की इतने लोग कर रहे हैं. और ये जो महिला की बात मैं कर रहा हूं, वो ऐसे है कि वो विजय को अपने परिवार में एक समझते हैं. वो बोलते हैं विजय अन्ना, बहुत प्रेम से उनके ऊपर उनको फेथ है, कुछ फेथ है कि ये कुछ प्रभाव करेंगे. तो आप को बाकी जो इंट्रीम में पिछले 20 साल में जो फिल्म स्टार जो यहाँ पे राजनीति में है उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते. ये एक अलग, जैसे राजनीति जी बोल रहे थे कि फेनोमेनन ऐसा होना जो हम आसानी से यूज नहीं करते. लेकिन वो पहली इलेक्शन में ही, अभी एक भी इलेक्शन उन्होंने खड़ा नहीं होगा, लेकिन अभी 23 तक खड़े होने वाले हैं. लेकिन अब का प्रभाव पड़ रहा है कि ये 10% से ज्यादा वोट जरूर मिलेगा, आएंगे. तो ये इंडिस्पेंसेबल फोर्स अभी बन गए हैं, जो जिनको डीएमके या एडीएमके इग्नोर नहीं कर सकता. तो इग्नोर नहीं कर सकते, इनका प्रभाव बहुत पड़ेगा. लेकिन क्या ये परिवर्तन लेकर आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है. क्योंकि ये कौन सा पॉलिटिक्स हमारे सामने रख रहे हैं, जो का पॉलिटिक्स को सामने रख रहे हैं, और दूसरी तरफ आप एक फैन फॉलोइंग को आप कट काइंड ऑफ लेकर आए. तो क्या ये परिवर्तन तमिलनाडु को चाहिए, वो अभी सवाल है हमारे साथ. राहुल जी,
मेरा सवाल ये है कि विजय है, फैंडम है, बेस है, तमाम चीज़ें हैं। करूर की रैली में इतने ज़्यादा लोग जमा होते हैं, हज़ारों हज़ार लोग जमा होते हैं। आप उस रैली में देर से पहुंचते हैं, आप सड़क पे वो रैली आयोजित होती है, भगदड़ होती है, 41 लोग मारे जाते हैं। 41 इज़ अ नंबर, एक भी एक संख्या है, यहाँ पर हम 41 की बात कर रहे हैं। और तमिलनाडु की सरकार वहाँ पर विजय के 2IC 3IC के खिलाफ, TVK के 2IC 3IC के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है, लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। के अन्नामलाई सीधे सीधे कहते हैं कि इसके लिए तमिलनाडु की स्टालिन सरकार जिम्मेदार है। विजय क्यों इस पूरे कानूनी शिकंजे से बाहर हैं? विजय क्यों एक बयान जारी करके और लाखों लाख की अपनी तरफ से सहायता राशि देकर क्यों छूट जा रहे हैं? विजय के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, ये ना हमारी दुविधा है जो हमारे देश की राजनीति है, वो यही मतलब उन्होंने यही प्रेसिडेंट सेट कर चुके हैं। कहीं पर भी कोई ऐसे लोग मर जाते हैं, उसके बाद 5 लाख 10 लाख इस तरह से देके छूटने वाला काम हम करते आ रहे हैं। विजय ने भी वही किया। अब आप ये देखिए, विजय के बारे में जब हम बात करें तो हम सिर्फ करूर के बारे में बात करें। करूर से कुछ 7-8 घंटे पहले जहां वहां पहुंचे, जिसका नाम है नामक्कल, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। और विजय खुद जो 3 दिन बाद आके अपना एक वीडियो बाहर करते हैं और बोलते हैं कि मेरी क्या गलती है और करूर में ही ये घटना क्यों घटी और उसको CBI के हाथ में देना चाहिए और ये एक कॉन्स्पिरेसी हुई है मेरे खिलाफ और मेरे पार्टी के लोगों के खिलाफ। अब आप ये समझिए उस दिन हुआ क्या। विजय को नामक्कल में सुबह 8:45 पे भाषण देना था, लेकिन उनकी जो फ्लाइट है वो चेन्नई से निकलती 8:45 पर। विजय नामक्कल पहुंचते हैं। नामक्कल एयरपोर्ट से लेके जिस जगह पर इनको भाषण देना था उसकी दूरी है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का सफर। अब वो 1 से 1.5 घंटे का जो सफर है वो और धीरे होता है क्योंकि रोड शो के जरिए पहुंचते हैं। लोग वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं सुबह के 5 बजे से। 5-6 बजे से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। 2:45 पर विजय अपना भाषण देते हैं, जो कि सुबह के 8:45 में उनको देना था। अब आप ये देखिए, सुबह 5 बजे का एक इंसान बैठा है, तकरीबन 9 से 10 घंटे तक लोग वहां पे बिना पानी के, धूप में, बिना खाने के बैठे हैं। और ये रिकॉर्डेड है कि 30 लोग नामक्कल का जो सरकारी अस्पताल है वहां पे दाखिल करे गए, भर्ती करे गए, क्योंकि इतने लोग वहां पे फेंट हुए। अब विजय का यह कहना कि इससे पहले कभी कोई घटना नहीं घटी। सर, 4-5 घंटे पहले जब आप वहां से नामक्कल से निकले, वहां पे 30 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए। कारण क्या था? धूप, पानी नहीं और खाना नहीं। इसी तरह से विजय के जो इससे पहले भी जो जितने भी रैलीज हुई हैं वो तमाम जगहों पर ये शिकायत रही है कि वहां पे सही से प्रबंध नहीं है, पानी की समस्या रहती है, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है, ये तमाम चीजें। अच्छा, अब आइए आप विजय की करूर वाली स्थिति पे। तो जब विजय नामक्कल से निकलते हैं, विजय के जो फैंस हैं, तकरीबन ये बताया जाता है कि 5000 के आसपास जो युवा हैं, जिनकी उम्र मेरे ख्याल से 18 से 20-25 साल की होगी और क्रेजी फैन है ये लोग, वो विजय की गाड़ी के आसपास चारों तरफ घेराव बना के वो विजय के आगे पीछे चलते हैं। अब यहाँ पे एक और घटना वहां पे घटती है, जो ये सड़क है जहां पर ये ऑर्गेनाइज किया गया है। सड़क की उस तरफ यानी ऑपोजिट साइड में विजय का आने का एक मैसेज दिया जाता है लोगों को और ये कहा जाता है कि उस तरफ विजय आएंगे, आप इस तरफ खड़े होइए। अब जो विजय की गाड़ी अंदर आती है वो तमाम जो 5000 लोग थे, पहले से ही भीड़ थी वहां पे, जरूरत से ज्यादा भीड़ थी वहां पर। और जो 5000 लोगों का जो जत्था था विजय की गाड़ी के जो आसपास चल रहा था, उसके साथ विजय उस तरफ आते जहां पे ऑलरेडी लोगों की भीड़ थी। और एक और यहाँ पे गड़बड़ है जो शायद लोगों ने नोटिस नहीं किया, ये एक रोड शो था। अब रोड शो था, अगर विजय थ्रू आउट जो भी उनका जर्नी था, अगर जगह जगह रुक जाते 5-5 मिनट के, लोगों को अपनी शक्ल दिखाते, बिकॉज विजय की अगर आप बात करें, विजय को सुनने वहां पे कोई नहीं गया था, विजय को सिर्फ देखने वहां पे लोग पहुंचे हुए थे। विजय का एक मतलब पास से हम देख लें उसको एक बार। और ये हर रैली में विजय के साथ हो रहा है कि जब भी वो कहीं जाते हैं, चाहे वो सिनेमा का प्रमोशन हो, चाहे कोई रैली हो, हर जगह लोग चाहते हैं कि एक बार ही उनको देख लें हम पास में। अगर विजय की जो PR टीम थी इस चीज को समझती
तो शायद जगह जगह उनको रुकवा लेती, एक बारी हाथ दिखा लेती, शक्ल दिखवा देती, तो इतनी भीड़ यहाँ पे पागलों की तरह नहीं पहुंचती। दूसरी बात, जिस जगह पर ये हुआ वहां पर पहले से ही जब आपने भीड़ देखी, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये समझना चाहिए था कि विजय को बोलना चाहिए था कि आप रुक नहीं सकते, आप यहाँ से बस चलते बनिए, मतलब निकलिए, लोगों को शक्ल दिखाइए, वेव करिए और चले जाइए वहां से। लेकिन वहां पर आपने ठहराया, ठीक 3 बजे से 6 बजे तक का वहां पे परमिशन दिया गया। विजय साहब आते हैं 7 बजे, 7:45 के आसपास यहाँ पे स्पीच शुरू होती है और विजय के आने से पहले ही वहां पर लोग बेहोश हुए, वहां पर लोग कई जगहों पे वहां पर लोगों में भगदड़ मची, छोटी छोटी मची, ठीक है। एक और जगह है जहां पे टेन के टप्पर के ऊपर लोग बैठे हुए थे, नीचे लोग बैठे हुए थे, वहां पे वो गिरता है, एक टहनी गिरती है। ये सारी चीजें एक साथ नहीं हुई, ये सारी चीजें एक एक करके हुई। तो क्यों एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको सही नहीं समझा? दूसरी बात जो आपने कही कि विजय के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरा मानना यह है कि डेफिनेटली विजय को भी इसमें एक इसके अंदर लाना चाहिए, क्योंकि आप एक लीडर हैं, ठीक, और आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने अरेंज किया। पहली बार नहीं हुआ है ये कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी की जो रैली है उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा और आपको कम से कम आप इतना तो करते कि लोगों से जाके मिल लेते। अगर आप चलो ठीक आप नहीं मिले, आपके पार्टी में जाके मिल लेते, आप वहां से निकल जाते हैं, आप चेन्नई आ जाते हैं, अगले दिन आपके जो कार्यकर्ता है वो चले जाते हैं, फिर अगले दिन इसी तरह का एक वीडियो मैसेज छोड़ सकते थे आपकी भाई हो गया। इस तरह से आइंदा ना हो उसके लिए हम क्या करने, मतलब हम क्या करें उस पर हम काम करते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 दिन आराम से आप सोचते हैं, अगले दिन एक स्टेटमेंट देते हैं, बोलते हैं कि हमें सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए। यहाँ पर विजय का जो इंसिडेंट है इससे हमें सीख बहुत लेनी पड़ेगी, बिकॉज ये एक इंसिडेंट नहीं है। अगर आप कुंभ मेले की बात करें, उसके बाद क्या होता है, सरकार हाथ खड़े कर देती है, कुछ पैसे दे देती है। अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें, वहां पर भी स्टैम्पेड हुआ, फिर क्या हुआ, पैसे दे दिए और आप निकल लिए, क्यों नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे आईपीएल का मैच होता है, आईपीएल के मैच पे लोग इसी तरह से मारे जाते हैं, वहां पे आपने कुछ आरसीबी विक्ट्री परेड की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हर जगह ये चीज हो रही है और ये पहली बार नहीं हो रहा है ना विजय का किस्सा, बिकॉज ही इज अ सुपर हीरो। और आज पूरी दुनिया भर के खबरें जो अखबार हैं और जो न्यूज चैनल्स हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन पिछले कितने ही सालों का अगर आप हिस्ट्री छांट कर देखें, हर जगह ऐसा होता है और हर जगह सरकारें जो है इस तरह का कुछ एक मुआवजा घोषित कर देती हैं और अगला फिर से ऐसा कुछ होता है, फिर हम इस पे चर्चा करने लगते हैं। आज तक क्यों हमने किसी भी तरह का एक सही स्ट्रिक्ट लॉ नहीं कर पाए, और अगर कर भी पाए, और ऐसे कितने ही राजनेता हैं जो उस पर अमल ही नहीं करते। विजय की रैली को जब अगर आप देखें 11 तरह के उनको रिस्ट्रिक्शंस दिए थे, 11 तरह के चेक पॉइंट्स आपको करने थे पूरे, वो क्यों नहीं हुए? क्या आपने देखा? क्या डीएम ने वहां पे जाके देखा, कलेक्टर ने देखा, एसपी ने देखा? अगर देखा तो फिर उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि भैया हमने देखा और वहां पे तब सब सही था, अचानक से वहां पे सब चीजें गायब हो गई, आपने सही से बैरिकेडिंग नहीं करी वहां पर। जब आपने परमिशन दी 10,000 लोगों की, वहां पे कैसे पहुंच गए 30,000 लोग? आपने क्यों बैरिकेडिंग नहीं करी सही समय पर? अगर वहां पे पानी नहीं था, खाना वहां पे नहीं था, क्योंकि लोगों की भीड़ ऐसी थी। आप ये समझिए जो फैन का जो क्रेजीनेस है वहां पे विजय के लिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और यहीं पे विजय आने वाला है, मुझे पता है, और मैं यहां से हट गया, मेरे को जगह नहीं मिलेगी, और इसी वजह से लोग वहां से नहीं हटे। और जैसे सुरेश सर ने बोला कि महिलाओं का जो क्रेज हो इतना ज्यादा है कि मैंने भी इतना नहीं देखा था। और एक लेडी जिसके शायद 2 बच्चे थे, दोनों ही गुजर गए, उन्होंने अपने पति को फोन किया कि मैं ऐसे जा रही हूँ, पति ने मना किया कि नहीं जाना है। महिला ने बोला कि नहीं, मुझे एक बार देखना है, और अपने बच्चों के साथ एक बेटा 2 बेटियां, 2 बेटियां गुजर गई हैं। बेटे को उसने अपने छाती से लगा रखा, 3 घंटे तक वो बच्चा बेहोश रहा, उसके बाद होश में आया। और अब वो ये कहती है मुझे बस विजय को देखना था। अब आप पागलपन समझिए किस लेवल का होगा, ठीक। और ऐसी जो भीड़ होती है ना, भीड़ों में एक हिडन जो डेंजर है उसको शायद हम लोग समझ ही नहीं पाते। और हर जगह 3-3, 4-4 घंटे पहले कहीं कोई फेंट हो जाता है। इट्स वो एक प्रेडिक्शन है, एक वो बताता है कि यहाँ पे कुछ नुकसान होने वाला है ना। सरकारी तंत्र उस पर ध्यान देता है, बस पानी छिड़का, उनको ले गए, एम्बुलेंस ले आए, ले गए, बाकी लोगों की भी जान को भी खतरा हो गई, कोई
समझ ही नहीं पाता है। जी सुरेश जी, मैं आपके पास आता हूं फिर से। विजय कह रहे थे कि मेरी रैली के पहले वहां पे बिजली काट दी गई, और विजय के बयान को आप देखिए, विजय के बयान के बरक्स उन लोगों के बयान को देखिए जो बोल रहे हैं कि हमें सांस लेने तक की जगह नहीं मिल रही थी। लोग बोल रहे हैं कि हमारे घरों में लोग घुस आए थे, और विजय हैं कि एक कंफर्टेबल डिस्टेंस बना के बैठे हुए हैं। घटना के बाद वो चेन्नई चले जाते हैं फ्लाइट पकड़ के, वहाँ से अभी तक वो कब जाएंगे, करूर जाएंगे, कब वहाँ पे लोगों से मिलेंगे, इसकी बात हो रही है। विजय बाहर ही हैं गेम से। जवाबदेही, प्रशासनिक जिम्मेदारी, ये सारी बात अपनी जगह सही है, होनी चाहिए। वाई विजय इज आउट ऑफ द लूप? मेरा सवाल अभी भी सर अनुत्तरित है। जी, विजय अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह नहीं संभाल रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके जो फैंस है ना, उनके ऊपर इतना प्रेम है, उनको इतना अफेक्शन है कि वो, जैसे मैंने बोला, ये विजय अन्ना बोलते हैं, वो औरत जो महिला को बोलते हैं विजय अन्ना बोल रहे हैं, यानी कि वो बोल रहे हैं मेरे विजय भैया अपने परिवार में एक सदस्य समझ रहे हैं। लेकिन विजय करूर में जैसे ये संभव हुआ, वहां से त्रिची चले, चार्टर्ड फ्लाइट ले गए, चेन्नई आ गए, एक ट्वीट डाल दिया बस। उसके बाद 3 दिन बाद एक वीडियो डालते हैं जिसमें हमें यही समझ सकते हैं उस वीडियो से कि उनको कोई अपने फैंस की चिंता नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं हर जगह जहाँ चलता हूँ ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ करूर में हो गया। और मेरा मन ऐसा है कि हमारे जो फैंस है सुरक्षा मेरे को प्रधान रूप से चाहिए करके। लेकिन वो एक ऐसा नेता होता है जो बोलता है कि उसको अपने जो फॉलोअर्स है, जो समर्थन देते हैं, उसकी सुरक्षा चाहिए बोल रहे हैं। लेकिन अपने गाड़ी हाईवे में चल रही है और ये लोग आ रहे हैं बाइक में बिना हेलमेट में, ट्रिबल्स का रूल्स वायलेट करते आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, और उन्होंने एक भी जगह पर उनको गुस्सा नहीं किया। उन्हें नहीं बोला कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपकी जो लाइफ है बिल्कुल इम्पोर्टेंट, ऐसे नहीं बोला। ऐसे नेता हमने नहीं देखा यहाँ पे पहले। करुणानिधि है जो रैली बोलते आप सब ध्यान से कर चले जाए। विजयकांत हर एक रैली में बोलते थे जब तक आप लोग अपने घर नहीं जाते तब तक मेरे को नींद नहीं आएगा। तो वो एक नेता की जिम्मेदारी है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये जो फैन फॉलोइंग है उनको राजनीतिक पूंजी बना के रखे हैं, पॉलिटिकल कैपिटल। स्टालिन ने उसको राजनीतिक रूप से नहीं हैंडल किया। वो जब पत्रकार स्टालिन से उसी दिन 3 बजे जब करूं के 3 बजे सवेरे वो बोले कि मैं तो राजनीतिक रूप से नहीं हैंडल करना चाहता, और उसके बाद स्टालिन ने एक वीडियो डाला था। वो बोल रहे थे कि कोई भी नेता अपने समर्थक को मरने का इरादा नहीं होता है। तो स्टालिन का बेशक रिस्पॉन्स था, लेकिन का भावना ऐसे है कि इसको हम पॉलिटिकल कैपिटल बनाए, हमारे फैंस को पॉलिटिकल राजनीतिक पूंजी बनाए और इसको टीवीके वर्सेस डीएमके का रूप दे। बस यही है उनका राजनीतिक। हमारा टीवीके प्राइम फोर्स है, डीएमके को अपोज कर रहे हैं। ऐसा भी है बाइपोलर पॉलिटिक्स यहाँ पे डीएमके से हम टीके डीएमके बदलना है, तो आरोप लगा दो आप डीएमके के ऊपर। अच्छा, विजय ने बोला कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं इसके लिए, सरकार इसकी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या आदर दिया है आपने? कुछ कि राजनीतिक रूप से डीएमके ने ये जो स्टैम्पीड होता है, स्टैम्पीड में ये था, क्राउड क्रश है। देखिए जो क्राउड क्रश है ना, क्राउड मैनेजमेंट ने उसको प्रोग्रेसिव क्राउड कोलैप्स कहते हैं। जो बहुत हुआ वहां पे वो कंप्रेस्ड एस्फिक्सिया के हिसाब से हुआ था। स्टैम्पीड नहीं, तो स्टैम्पीड तब होता है जब आपको भागने की जगह, ये बीच पे फंस गए और मर गए। और 9 बच्चे थे, उसपे था एक 1.5 साल का बच्चा जिसकी माँ बोल नहीं सकती और सुन नहीं सकती, सिंसियरिंग एंड स्पीच। लेकिन विजय ने अपने वीडियो में इन बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। वो जो महिलाएं थी जो मरे, जो विजय अन्ना बोलते मरे, उनको श्रद्धांजलि किया आपने आज तक। लेकिन इसको राजनीतिक रूप में आप इसको के वर्ष का डीएमके बदल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है और बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। क्योंकि विजय
no different from the existing leaders. आप विजय के बयान की बात कर रहे हैं और विजय के बयान पे, उस वीडियो बयान पे जो घटना के 3 दिन बाद आता है, उस पर टीआर जवाहर जो है अपने इंडियन टुडे में एक आर्टिकल लिखते हैं और उसमें एक मार्के की बात उन्होंने लिखी है जो जानना चाहिए। आर्टिकल में लिखा है कि विजय ने गंभीर चेहरे और बनावटी लहजे के साथ एक कैमियो किया। हम समझ सकते हैं कि उन्होंने समझदारी से अभिनय करियर को बीच में ही क्यों समाप्त कर दिया था। आपने वीडियो 2 दिन की देरी से आया, इससे लगता है कि उन्होंने कई रीटेक दिए होंगे। वो बीच बीच में बुदबुदा रहे थे, मरमरिंग कर रहे थे। भला हो कि सबटाइटल लगाए गए। विजय ने जिम्मेदारी नहीं ली। कैसा मुख्यमंत्री जो संभाल न पाए राज्य को, और कैसा एक्टर जो अपने समर्थकों की मृत्यु की जिम्मेदारी न ले पाए। लेकिन ये तो विजय के स्तर पे गड़बड़ी है। लेकिन राहुल भाई, मैं राजदीप सर के पास आऊंगा इसके बाद। राहुल भाई, मुझे क्विक कमेंट चाहिए आपका। ये बड़ा बीजेपी बड़ा मेहरबान है इस पे। के अन्नामलाई कह रहे हैं कि यार विजय की जिम्मेदारी नहीं है, स्टालिन की है। राहुल गांधी सीधे नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस सीधे नहीं बोल रही है। कांग्रेस मतलब हमारे साथी हैं आदेश रावल, उन्होंने लिखा भी है ट्विटर पे कि राहुल गांधी ने फोन भी मिला लिया। राजीव सर, मैं इस पे भी बात करूंगा आपसे, लेकिन राहुल भाई इस पे कमेंट करिए, विरोधी पार्टियां क्यों नहीं हमलावर हैं, जो हमलावर होना चाहिए जिनको। एक तो राजीव सर ने बता दिया कि अमित शाह देख रहे हैं कि रैंकिंग अच्छी है, बाकी कारण क्या? देखिए, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको पैसा दे के आदमी को लेके आना पड़ता है। यहाँ पर विजय का क्रेज ऐसा है, बिना पैसे बस उसको ये बताना होता है कि मैं इस जगह पहुंच रहा हूं, और भीड़ अपने आप पहुंच जाती है। अब जितनी भी तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या फिर तमाम बाकी जो और राजनेता है, वो ये चाहते हैं कि विजय उनके तरफ रहे, यानी विजय के साथ कोई विरोध नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से राहुल गांधी ने शायद फोन किया और अमित शाह जी ने भी फोन किया। अब मेरा ये कहना है कि आपने विजय को फोन करके क्या कहा? सहानुभूति देने के लिए फोन किया कि यहां पर आपको उल्टा उन लोगों से जाके मिलना चाहिए था जिनके घर उजड़ गए हैं, जिनके लोग मारे जा चुके हैं। और यहाँ पर आप ये भी देखिए, जो स्टालिन है, जो डीएमके है, वो भी कोई कड़े स्टेप्स नहीं उठा रही है विजय के खिलाफ। वहां के कुछ कैडर्स को पकड़ लिया आपने, जेल में डाल दिया, बात खत्म हो गई। विजय को तो आप कोई सवाल ही नहीं पूछ रहे, बिकॉज वहां पर ये इनको डर है कि जहां हमने विजय के ऊपर हाथ लगाया और वहां पर एक इमोशनल सपोर्ट जो है लोगों का विजय की तरफ चला जाएगा। तो हर पॉलिटिकल पार्टी ये जो गेम है समझ चुकी है, यानी विजय से हम पंगा नहीं ले सकते इस वक्त, क्योंकि विजय के पास एक कैडर है और वो कैडर आज का बनाया हुआ कैडर नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें, 3 बड़े जो हीरोज हैं यहाँ पे जो अभी के हैं, जैसे सूर्या है, विजय है और अजित है। उससे पहले कमल हासन है, अब रजनीकांत है, विजयकांत है। तमाम जो लोग हैं इनके अपने फैन क्लब्स होते हैं, और ये फैन क्लब्स जो साउथ इंडिया में, ये नॉर्थ इंडिया के जैसे नहीं होते। यहाँ पर गली गली में इनके फैन क्लब्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में इनके फैन क्लब्स होते हैं, और उस फैन क्लब्स के लीडर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, इस तरह की चीजें। और जब इनके बर्थडे हुआ या फिर इनका कुछ भी हुआ ओकेशन, पूरे तमिलनाडु में अगर आप देखें बैनर, पोस्टर, ये तमाम चीजें दिखती हैं। तो विजय ने उन्हीं फैन क्लब को अपना एक पार्टी कैडर बना दिया है। यानी आपका जो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है या फिर आपका जो मैनिफेस्टो है, वो लोगों को नहीं समझ में आया है। आपका उद्देश्य क्या है कि आप पॉलिटिक्स में आके करने क्या वाले हैं, वो किसी तक अभी तक पहुंचा नहीं है। सिर्फ विजय का एक ब्रांड इमेज है, एक चेहरा है, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं और विजय उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी चेहरे को ये बाकी जो तमाम नेता हैं ये भी यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे राजदीप सर ने बोला कि 15% का जो वोट शेयर इनकी तरफ जा सकता है, तो ये 15% का ये गेम है, उसी मैजिक के पीछे सब जा रहे हैं। क्यों राहुल गांधी ने ये नहीं लिखा जी 41 लोग मर गए, मैं वहां जा रहा हूं, मैं तो गए थे ना मणिपुर, आ जाते यहाँ पर। क्यों अमित शाह साहब नहीं आए यहाँ पर? और अन्नामलई अगर कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे हम खड़े हैं आपके साथ, क्योंकि हमारे सामने डीएमके हैं, हम उनके खिलाफ हैं। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल जो स्टैंड इन लोगों ने लिया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो एविडेंट स्टैंड है। हाँ, तो कोई उनके खिलाफ बोलना ही नहीं चाहता। और यहाँ पे खोल के आपको बोलना पड़ेगा। कहीं गलती हुई है तो रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से भी गलती हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी गलती हुई है, और वहां पे भी गलती हुई है। आप चीजों को स्पष्ट एक्सेप्ट तो करें, आप अकाउंटेबिलिटी तो लें। कोई लेना ही नहीं चाहता है, उल्टा आप उसको फोन करके बोल रहे हैं। आप क्या फोन करके बोलना चाहते हैं?
कि सर आप और जाइए, रैलियां करिए, इस तरह की कुछ घटनाएं होगी, हम साथ खड़े हैं आपके साथ में। ये प्रेसिडेंसी अगर आप सेट करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। राजदीप सर, योर कमेंट सर। देखिए, जो अभी कहा गया वो कुछ हद तक बिल्कुल सही है। हर पार्टी एक तरह से विजय को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, कम से कम विजय को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है। वो विजय जिस तरह से उभर कर आए हैं, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, हर पार्टी थोड़ी बौखला गई है कि हमारा वोट कौन ले रहा है। विजय महिला और युवाओं के वोट ले रहे हैं तो किस पार्टी के ले रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एमके स्टालिन की सरकार ने विजय को उस एफआईआर में नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि उनको डर है कि अगर हम उनको एफआईआर में इंक्लूड करें, कहीं वो अरेस्ट हो जाए तो उनकी सहानुभूति तो और बढ़ेगी। तो विजय के नजदीकी लोगों या वहां के लोकल करूर के लोगों को एक तरह से अरेस्ट किया गया, लेकिन विजय पर हाथ नहीं लगाया गया। इसमें भी राजनीति है कि आप सिंपैथी वेव एक तरह से विजय के लिए नहीं क्रिएट करना चाहते, उनको और भी बड़ा नहीं करना चाहते। राहुल गांधी ने क्यों फोन कॉल किया, ये बड़ी कुछ लोगों के लिए आश्चर्यजनक है, क्योंकि कांग्रेस तो वहां डीएमके के साथ है। तो क्या वजह थी और क्या कहना चाहते थे? क्या राहुल गांधी यही कहना चाहते थे, देखिए जो करूर में हुआ है, जिस तरह से आपके रैली में 41 लोग मरे हुए हैं, हम एक तरह से आपके साथ हैं या कम से कम लोगों के साथ है। ये कि क्या कहा गया ये अभी तक किसी ने कहा नहीं। क्या राहुल गांधी ने कहा कि हम लोगों के साथ है या विजय के साथ है? देखिए, कांग्रेस और डीएमके का जो अलायंस है वो तो रहेगा, मुझे लगता है अगले साल के चुनाव में। वहां स्टालिन ने और राहुल गांधी ने तो एक दूसरे को भाई कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो लोकल लीडर्स है वो चाहते हैं कि जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कांग्रेस डीएमके से कम कुछ तो बार्गेन करे कि हमें थोड़ी ज्यादा सीटें मिले। करूर में ही पिछले कुछ हफ्ते पहले कांग्रेस के कुछ नेता छोड़कर डीएमके में शामिल हुए। वहां की करूर की एमपी ज्योतिमणि है, वो बड़ी गुस्सा थी जिस तरह से डीएमके फोटोग्राफ्स सेंथिल बालाजी दिखा रहे थे, कांग्रेस के नेता डीएमके की तरफ आए। तो कुछ लोकल लेवल पर प्रॉब्लम्स है, लेकिन इस वजह से राहुल गांधी ने, मुझे नहीं लगता विजय को फोन किया ताकि वो डीएमके को कोई मैसेज या संदेश दे। राहुल गांधी ने शायद यही किया है कि हम जनता, तो जो सेंटिमेंट्स है, जो लोगों में एक तरह से दुख है, कुछ लोगों में आक्रोश है, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। और विजय ने इंटरेस्टिंगली जब राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने थे पिछले साल, तब उनको फोन करके कॉन्ग्रेचुलेट किया था। विजय की पॉलिटिक्स क्या है? वो बीजेपी को भी अपोज करते हैं, वहीं वो डीएमके को अपना तमिलनाडु में पॉलिटिकल राइवल मानते हैं। तो कांग्रेस भी थोड़ी फंसी हुई है, क्योंकि कांग्रेस तो डीएमके के साथ वहां है, लेकिन बीजेपी को नेशनल लेवल पर अपोज करती है। तो कांग्रेस भी चाहेगी कि विजय को न्यूट्रलाइज किया जाए। तो हर पार्टी, मुझे लगता है, विजय से डरती है, और इसी वजह से विजय का नाम उस एफआईआर में नहीं है। इसी वजह से उस तरह की कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है जिस तरह से होनी चाहिए। 41 लोगों की मौत हुई है। इस केवल एक वन मैन जुडिशियल कमीशन करके मुझे नहीं लगता कोई वाकई कोई सॉल्यूशन निकलेगा। हमने बंगलोर की स्टैम्पीड में भी यही देखा था। सिद्धारमैया सरकार ने क्या किया, जैसे ही ये भगदड़ हुई और 11 लोगों की मौत हुई, एक वन मैन जुडिशियल कमीशन हुआ जिसने सबको सब पर जवाबदेही रखी, पर सरकार को बचाया। और यही होगा, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई ज्यादा कोई इल्जाम नहीं लगेगा। पूरा जो इल्जाम लगेगा वो विजय के ऑर्गेनाइजर्स और फैंडम पर, और कुछ हद तक तो लगना चाहिए। जैसे बताया गया, इस तरह के रैलीज आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? आपको कहा गया है, पुलिस ने आपको परमिशन दी है 3 बजे और 10 बजे के बीच में आप रैली कीजिए करूर में। आप पहुंचते हैं वहां 7, सवा 7 में, और वो भी गाड़ी बिल्कुल भीड़ के बीच में जा रही है। आप अंदर हैं, एंड में आप ऊपर आते हैं, 1-2 मिनट के लिए लोगों से मिलते, फिर अंदर जाते हैं, फिर भाषण करते हैं। ये जो तरीका है ना सिद्धांत, ये बदलना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, पिछले साल मैं तमिलनाडु में लोकसभा इलेक्शन के लिए गया था। कमल हसन दयानिधि मारन के लिए वहां सेंट्रल चेन्नई में कैंपेन कर रहे थे। हमें कहा गया कि कमल हसन करीब 6 बजे पहुंचेंगे, तो हम तो पहुंच गए वहां 5 बजे। 5 बजे से भीड़ लगी हुई थी, डीएमके के पूरे महिला विंग, यूथ विंग सब थे, और एक छोटा रास्ता था और पूरी भीड़ लगी हुई थी। 7 बज गए, 7:30 बज गए, 8 बज गए,
साढ़े आठ बजे कमल हसन वहां धीरे धीरे पहुंचते हुए नजर आते हैं। जैसे ही जनता ने कमल हसन की वैन को देखा आते हुए, पूरी भीड़ वहां उस वैन की तरफ गई। अब हम उस भीड़ में फंस गए। मैं थोड़ा गिर गया। अच्छा था कि मेरा कैमरामैन मेरे साथ था, उसने मुझे उठाया, और एक मेरा दोस्त था वीरा राघव किसी है जो आज एनडीटीवी में है, उसने मुझे वहां हेल्प की। अब मैं आपको बताऊं कि मैं तो 60 साल का हूं, मैंने ये भीड़ देखी। अब आप सोचिए 6 साल का बच्चा होगा, वो क्या करेगा और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको कहा गया है कि रैली 5 बजे होगी, आप आते हैं 8 साढ़े 8। विजय को कहा गया 3 बजे आना है, 7 बजे आते हैं 7 साढ़े 7। तो ये एक तमिलनाडु, और मुझे लगता है ये फिल्म स्टार कल्चर की एक बड़ी प्रॉब्लम, सेलिब्रिटी कल्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। राजीव सर आप सेलिब्रिटी कल्चर की बता रहे हैं कि लेकिन यहाँ पर सेलिब्रिटी कल्चर की जब बात है तो रेस्ट ऑफ इंडिया का सेलिब्रिटी कल्चर देखिए। बॉलीवुड के बहुत सारे अभिनेता एक्टिंग में आए, अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त, ये लोग सब लोग आए। बंगाल के कितने सारे नेता आए, पॉलिटिक्स में अभी भी आ रहे हैं जी। और इस क्रेजी फैंडम और एक हद तक घातक फैंडम की बात आप देख रहे हैं आप साउथ में ही। बाकी इंडिया कैसे मैनेज करता अपने फैंडम को? बाकी सेलिब्रिटी कैसे मैनेज कर रहा था अपने फैंडम को? देखिए, एक बड़ा फर्क है सिद्धांत, 2-3 कारण की वजह से। एक दक्षिण के जो स्टार्स हैं वो केवल स्टार्स नहीं, वो फोक हीरोज बन जाते हैं। वो बिल्कुल उस जनता, उस राज्य की आइडेंटिटी से, अस्तित्व से जुड़ जाते हैं। एमजीआर यानी तमिलनाडु की आइडेंटिटी, विजय आज यानी तमिलनाडु की आइडेंटिटी, एक जमाने में राजकुमार यानी कर्नाटका सिनेमा की पूरी आइडेंटिटी। एक जो भावुकता जो फिर आ जाती है, वो केवल फिल्म स्टार्स नहीं रहते, फोक हीरोज बन जाते हैं और पूरी तरह से रीजनल आइडेंटिटी से जुड़ जाते हैं। और उनके इर्द गिर्द जो संगठन भी बनते हैं, जो फैन क्लब्स बनते हैं, वो इमोशंस, भावनाओं पर बनते हैं। फिर आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट रही नहीं रही, वो इमोशनल कनेक्ट रहता है। बॉलीवुड में मुझे लगता है आप बड़े स्टार्स बनते हैं, लेकिन उस तरह की भावुकता, उस तरह की इमोशन की, अगर किसी को चोट लग जाए या एक्सीडेंट लग जाए कि आप अपने आप को सेल्फ इमोलेट करेंगे, इस तरह की परंपरा आप उस तरीके से बॉलीवुड में नहीं देखेंगे। अमिताभ बच्चन ने पहला चुनाव लड़ा, 68% वोट उनको आई इलाहाबाद में। हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे बड़े नेता को हराया। कई और नेता, विनोद खन्ना 2-3 बार गुरदासपुर से जीते, धर्मेंद्र पहली बार जब राजस्थान से लड़े थे, बीकानेर से, वो जीते थे। चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन वो भावुकता नहीं होती जो सदर्न स्टार्स में होती है। आपने बंगाल का जिक्र किया, वहां स्टार जो टीएमसी से जीते हैं, वो जीते हैं बिकॉज ऑफ ममता बनर्जी, नॉट बिकॉज ऑफ कि उनकी कोई इंडिपेंडेंट उस तरह से इमोशनल अटैचमेंट थी। और वो ज्यादातर सक्सेसफुल भी नहीं रहे, शायद एक बार लोकसभा लड़े, उसके बाद दूसरी बार वो लड़े भी नहीं। मुझे लगता है कि सदर्न सिनेमा में एक अलग परंपरा, इसलिए मैंने कहा हमारे दर्शकों ने एक किताब पढ़नी चाहिए, पांडियन जी की इमेज ट्रैप, कि किस तरह से एक फोक हीरो को बनाया जाता है जो लोगों की जिंदगी से जुड़ जाते हैं, और वो जो इमोशनल कनेक्ट बनता है वो किसी नॉर्दर्न स्टार में नहीं बनता। मैंने एनटीआर की एक रैली कवर की थी, मैंने वहां भी देखा कि एक एनटीआर के साथ भी एक लोगों का एक नेचुरल जुड़ाव बना। आप सोचिए ना, एनटीआर 83 में पॉलिटिक्स में आते हैं और 6 महीने बाद इतनी बड़ी जीत हासिल करते हैं, कांग्रेस को हराते हैं आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में। मुझे नहीं लगता अमिताभ बच्चन 6 महीने में अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाते तो उनको उत्तर प्रदेश वो जीत पाते। उत्तर प्रदेश में और भी आइडेंटिटीज है, आपकी कास्ट की आइडेंटिटी है, आपकी कम्युनिटी की आइडेंटिटी है, और हिंदी फिल्म स्टार्स तो कई है, लेकिन जो टॉप 1, 2, 3 फिल्म स्टार्स तमिलनाडु जैसे राज्य में होते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता एक अलग लेवल पर होती है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। 2000 में मैं बिहार में था, चुनाव हो रहे थे, मुझे 2000 के चुनाव मेरे ख्याल में थे बिहार में। तो मैं राजेश खन्ना का बड़ा फैन हुआ करता था। 70 की दशक में उनके हर पिक्चर देखता था, उनके हर गाने जो किशोर कुमार ने गाए गुनगुनाता था। आजकल आप किसके फैन हैं? आजकल कोई मेल स्टार का मैं फैन नहीं हूं, मैं दीपिका पादुकोण का फैन हूं। बाकी किसी मेल स्टार का मैं नहीं कहूंगा मैं
इतना बड़ा फैन हूं कि उनकी पिक्चर देखनी ही देखनी है। उस जमाने में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फर्स्ट डे फर्स्ट शो पिक्चर देखनी थी। ड्यूली नोटेड सर, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं 2000 में मैं पहुंचा वहां बिहार, तो मेरा वहां कॉरेस्पॉन्डेंट मनीष कुमार मुझे कहता है, सर आज राजेश खन्ना की एक रैली है पटना में। तो कहाँ है? तो हम पटना की एक छोटी गली में पहुंचते हैं, वहां वो डोर टू डोर एक तरह से कैंपेन कर रहे हैं। और मैंने देखा कि राजेश खन्ना तब थोड़े दाढ़ी बीड़ी बढ़ गई थी, उम्र हो गई थी, वो 70s के तो राजेश खन्ना नहीं थे, लेकिन मेरे लिए अभी भी हीरो थे। लेकिन मैंने देखा कि भीड़ ज्यादा नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा 200-300 लोग थे। लोग हाय हेलो कर रहे थे, वेव कर रहे थे। लेकिन जो कमल हसन के साथ मैंने पिछले साल देखा, या पवन कल्याण के साथ मैंने पिछले साल आंध्र प्रदेश में देखा, या अब विजय के साथ, उस तरह का नहीं था। मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म स्टार जो है उनकी एक शेल्फ लाइफ होती है। जब वो नंबर 1 होते हैं, 70 के दशक में शायद अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना का इसी तरह से एक क्रेज था। आज अगर शाहरुख खान दिल्ली की गलियों में चले तो शायद शाहरुख का उसी तरह से क्रेज होगा। लेकिन जो सदर्न स्टार्स है, एनटीआर बिकेम इवन आफ्टर, वो एक तरह से अपने सेकंड इनिंग्स उनकी हो गई पॉलिटिक्स में। एमजीआर की उसी तरह से एक सेकेंड इनिंग्स हो गई पॉलिटिक्स में, यानी फिल्म से वो पॉलिटिक्स को आराम से ट्रांजिशन कर पाए, क्योंकि उन्होंने जनता के साथ जो इमोशनल कनेक्ट था वो कभी नहीं खोया। ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है, जिसकी वजह से बाकी जो हमारे हिंदी फिल्म स्टार्स हैं, दे हैव नॉट बीन एबल टू बिल्ड दैट लॉन्ग टर्म इमोशनल कनेक्ट। जब वो नंबर 1 थे, हाँ लोगों का क्रेज था उनके लिए, बट नॉट एट द लेवल ऑफ एनटीआर, एमजीआर। वो एक अलग लेवल था। और विजय भी बड़ी अच्छी तरह से हमारे जो हिंदू के कॉरेस्पॉन्डेंट ने कहा कि वो एक कैश इन करना चाहते हैं। उनकी ये पॉलिटिकल जो एक आप उसे विरासत कहिए, या जो भी जो फिल्म की विरासत है, फिल्म की विरासत को, उस ट्रांजिशन को वो कैश इन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब सदर्न स्टार सक्सेसफुल रहे। शिवाजी गणेशन ने बहुत मेहनत की, लेकिन वो उस तरह के सक्सेसफुल नहीं रहे जो एमजीआर रहे। कमल हसन ने कोशिश की। रजनीकांत का देखिए ना, इतने बड़े स्टार थे, लेकिन रजनीकांत कहीं ना कहीं फंस गए कि अगर मैं बीजेपी के साथ जुड़ जाऊं तो मेरी तमिल आइडेंटिटी का क्या होगा। मुझे लगता है ये उनके सामने एक दुविधा थी, क्योंकि जो स्टार्स भी बने हैं बड़े सदन के, उन्होंने रीजनल पार्टीज या तो अपनी बनाई या एग्जिस्टिंग पार्टी से जुड़ गए। एमजीआर एक जमाने में कांग्रेस में थे, लेकिन तब सक्सेस नहीं हुए। जब जैसे वो डीएमके और फिर एआईडीएमके बनी, तब उनको इतना यश मिला पॉलिटिकली। एनटीआर ने अपनी खुद की पार्टी तेलुगु देशम शुरू की, और वो भी तेलुगु प्राइड में। जो उन्होंने देखा कि एक जो माहौल बना कि अंजया, हमारे दर्शकों को पता चलना चाहिए, अंजया जो वहां के मुख्यमंत्री थे, उनको एक तरह से कहा गया कि राजीव गांधी ने सही तरीके से उनसे व्यवहार नहीं किया, और ये जनता को लगा ये आंध्र प्रदेश के खिलाफ, एक तरह से आंध्र प्रदेश की आइडेंटिटी के खिलाफ एक चोट है। तो उसको एक तरह से उन्होंने आंध्र प्रदेश के आत्मसम्मान की बात बताकर लोगों के सामने गए कि मैं तेलुगु प्राइड का एक रिप्रेजेंटेटिव हूं। कि जिस तरह से अंजया राजीव गांधी के सामने झुक रहे थे, मैं कभी दिल्ली के सामने झुकूंगा नहीं। और ये ताकत थी ये सदन नेता की, कि उन्होंने एक तरह से दिल्ली से अपने आप को दूर रखा। बाकी जो बॉलीवुड के नेता है वो नेशनल पार्टीज में चले गए। धर्मेंद्र भाजपा में चले गए, अमिताभ बच्चन कांग्रेस में, क्योंकि वो राजीव गांधी के दोस्त हुआ करते थे। ऐसे आप अपने आप को एक बड़े लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी नहीं बना सकते। बात साफ है कि हम जितनी भी बातें करें, उनकी अहमियत एक तरफ है, लेकिन विजय, जोसेफ विजय चंद्रशेखर उर्फ थलपति विजय के नाम से मशहूर एक्टर 41 मौतों के बाद एक क्लोज फ्रेम और वेल लिट वीडियो की आड़ में छुप नहीं सकते। मानना पड़ेगा साहब कि 41 पीपल डाइड ऑन योर वॉच। आपको उस जिम्मेदारी को ओन करना होगा, आपको उनसे मिलना पड़ेगा, आपको जनता के बीच समझाना होगा, और अपनी गलती माननी होगी कि आप देर से गए थे उस जगह पे। अपनी गलती माननी होगी कि आपने गलत आकलन किया, आपकी पार्टी के लोगों से गलतियां हुई, जिसका परिणाम था कि ये 41 लाशें हमारे देश के ऊपर दिखाई दे रही हैं एक धब्बे की तरह। इस बार का नेता नगरी हम यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।